अध्याय 57। क्या आपको मासिक धर्म में ऐंठन होती है? कुछ समय तक इस पर विचार करने के बाद चेन पिंगान को आखिरकार मैजिक फार्म के बुनियादी कार्यों की समझ आ गई। सबसे पहले आइए मैजिक फार्म के आकार पर एक नजर डालते हैं। मैजिक फार्म की शुरुआत 100 एकड़ जमीन, एक तालाब, एक चारागाह और एक पशुशाला के साथ हुई थी। ये सभी मैजिक फार्म की मूल वस्तुएं हैं। हालांकि मैजिक फार्म का विस्तार किया जा सकता है, लेकिन विस्तार के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, कृषि भूमि। पैसा खर्च करके जमीन का विस्तार करना पूरी तरह से संभव है, लेकिन विस्तार की लागत कम नहीं है, जो प्रति म्यू भूमि क्षेत्र की इकाई 10,000 युआन है। इस समय चेन पिंगोन के लिए ये कीमत वास्तव में बहुत अधिक है। लेकिन आइए इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखें। मैजिक फार्म की सारी कृषि भूमि उनकी निजी भूमि है। आप 10,000 युआन में एक म्यू भूमि क्षेत्र की इकाई खरीद सकते हैं और बिना किसी प्रतिबंध के अनिश्चित काल तक इसका उपयोग कर सकते हैं। बिना किसी प्रतिबंध के भी यह अभी भी एक बहुत अच्छा सौदा है। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैजिक फार्म में फसलें बहुत तेजी से बढ़ती हैं। मैजिक फार्म में फसलें बाहरी दुनिया की तुलना में 10 गुना तेजी से बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए, बाहरी दुनिया में उगाए गए चावल को पकने में 150 दिन लगते हैं, लेकिन मैजिक फार्म में ये केवल 15 दिनों में तैयार हो जाता है। ये कार्य बिना किसी रासायनिक उर्वरक का उपयोग किए किया गया था। यदि आप सिंचाई के लिए खेत से खाद खरीदते हैं, तो पौधों की वृद्धि दर और भी तेज होगी। हालांकि खाद खरीदने में भी पैसा लगता है। ये जादुई फार्म बिल्कुल क्यू फार्म जैसा ही है। कुछ भी खरीदने के लिए पैसे लगते हैं, और वह सब नकद में होता है। हालांकि इन चीजों की कीमत होती है, फिर भी चेन पिंगोन को इन्हें देखने के बाद लगा कि ये बहुत ही बढ़िया सौदा है, क्योंकि यह कीमत के लायक है। मैजिक फार्म की भूमि अत्यंत उपजाऊ है और उपज भी बहुत अधिक है। इसके अलावा, सिस्टम की व्याख्या के अनुसार, मैजिक फार्म में उत्पादित फसलों के उच्चतम गुणवत्ता के होने की एक निश्चित संभावना है। चेन पिंगोन ने पहले जो प्रीमियम आड़ू और सेब खरीदे थे, वे सभी मैजिक फार्म से थे। चेन पिंगोन को अभी तक सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि उसने वास्तव में कुछ भी नहीं बोया है। हालांकि कुछ फल और सब्जियां बोई जा चुकी हैं, लेकिन उनकी कटाई अभी तक नहीं हुई है, इसलिए वास्तविक स्थिति अभी भी अज्ञात है। हालांकि अभी भी कई चीजें अज्ञात हैं। चेन पिंगोन पहले ही देख सकता है कि इस जादुई फार्म में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि जब तक आप पैसा खर्च करते रहेंगे, आप मैजिक फार्म की भूमि को अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर भविष्य में चेन पिंगोन के पास पर्याप्त धन हो, तो वह 100 मिलियन म्यू जमीन खरीद सकता है। फिर इन जमीनों पर चावल या गेहूं बोएं, क्योंकि मैजिक फार्म की विकास दर 10 गुना अधिक है। इसलिए चावल और गेहूं की कटाई मात्र 15 दिनों में की जा सकती है। इस प्रक्रिया को दोहराया जा सकता है। इस तरह चेन पिंगोन अकेले ही पूरी दुनिया का भरण पोषण कर सकता था। चेन पिंगोन ये सोचकर चौंक गया। अगर आप सचमुच ऐसा कर सकें, तो यह वाकई अद्भुत होगा। बेशक, इसे करना है या नहीं, ये पूरी तरह से एक अलग मामला है। आखिरकार, अगर चेन पिंगोन ने वाकई में इतना बड़ा कारनामा किया होता, तो दुनिया भर की सरकारें शायद उसके पीछे पड़ जातीं। संक्षेप में, चेन पिंगोन को अब पूरा यकीन है कि यह जादुई फार्म वाकई अद्भुत है। फिलहाल, मैजिक फार्म का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर पौधरोपण के लिए नहीं किया जा सकता है, लेकिन छोटे पैमाने पर पौधरोपण में कोई समस्या नहीं है। आखिरकार, मैजिक फार्म के पास भी 100 एकड़ जमीन है। अब से चेन पिंगोन का परिवार अपनी भोजन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए मैजिक फार्म पर निर्भर रह सकता है।
न केवल चेन पिंगोन, बल्कि उसका अपना परिवार, साथ ही उसके रिश्तेदारों और दोस्तों के परिवार, सभी के साथ पूरी तरह से निपटा जा सकता है। हालांकि जैसे ही यह विचार मन में आया, चेन पिंगोन ने तुरंत इसे दबा दिया। कुछ बातें सोचने में तो आसान होती हैं, लेकिन उन्हें करना मुश्किल होता है। अगर वह चुपके से अपने घर पर थोड़ा बहुत खा लेता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि अगर चेन पिंगोन इन सब्जियों और फलों को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को दे देता है, और चीजें हाथ से निकल जाती हैं, तो वह निश्चित रूप से मुसीबत को न्योता दे रहा होगा। इसलिए कुछ बातें अनकही ही बेहतर होती हैं, उनके बारे में सोचना ही बेहतर है। चेन पिंगान ने अपनी पसंद की सब्जियां और फल उगाने के लिए 100 एकड़ जमीन की योजना बनाई। हालांकि फिलहाल वह केवल कुछ एकड़ भूमि पर ही सब्जियां और फल उगाता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। चाहे बीज खरीदना हो या पौधे लगाना, सब कुछ में पैसा लगता है। मैजिक फार्म एक धन भूखमरी राक्षस है। चेन पिंगोन मैजिक फार्म का अध्ययन कर रहा था कि उसे पता भी नहीं चला कि क्लास खत्म होने का समय कब समाप्त हो गया। ली मेंग यून अचानक चली गई और चेन पिंगोन के पास आकर कुछ बोली। तुम्हारे और लिन वानजुन के बीच क्या चल रहा है? ली मेंग्यून ने अनायास ही पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हो रहा है? तुम्हारा सवाल तो बहुत अजीब है, चेन पिंगोन ने अनभिज्ञता जताते हुए पूछा। मैंने तुम दोनों को कल रात एक साथ घोड़े पर सवार होकर जाते देखा था। क्या तुम लिन वानजुन को पाने की योजना बना रही हो? ली मेंग्यून ने गंभीर भाव से पूछा। तुमने मेरा पहला चुंबन चुरा लिया, और अब तुम लिन वानजुन के पीछे पड़ने जा रही हो। इसका क्या मतलब है? ली मेंग्यून ने गुस्से से मन ही मन सोचा। आप इसी बारे में पूछ रहे हैं? दरअसल मैं उनके पिता के लिए डॉक्टर से मिलने गया था। ली वानजुन के पिता बीमार थे और उनका परिवार आर्थिक रूप से अस्वस्थ था। उनके पास अस्पताल जाने के लिए पैसे नहीं थे। जब उन्हें पता चला कि मैं बीमारियों का इलाज कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने घर आकर उनके पिता का इलाज करने के लिए कहा। चेन पिंगोन ने ये झूठ लगभग बिना रुके बोला। हालांकि ये पूरी तरह से झूठ नहीं है, इसमें अभी भी कुछ सच्चाई है। मैंने तुमसे डॉक्टर के पास जाने को कहा था, लेकिन तुम हो कौन? तुम डॉक्टर हो ना? ली मेंग्यून ने तिरस्कार पूर्वक कहा। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने चिकित्सा का अध्ययन किया है, और अधिकांश डॉक्टर मुझसे बेहतर नहीं हैं। लिन वानजुन ने अपने पिता का इलाज कराने के लिए मुझसे संपर्क किया, क्योंकि उसे इस बारे में पता था। इसके अलावा तुम जानती हो कि लिन वानजुन का व्यक्तित्व कैसा है ना? क्या तुम्हें लगता है कि वह बिना किसी कारण के मेरे साथ संबंध बना सकता था? चेन पिंगोन ने पलटवार किया। चेन पिंगोन के सवाल ने ली मेंग्यून को सचमुच हैरान कर दिया। ली मेंग्यून और लिन वानजुन एक दूसरे से काफी परिचित थे। आखिरकार वे स्कूल की दो सबसे खूबसूरत लड़कियां थीं। हालांकि वे सहपाठी नहीं थे, लेकिन वे एक ही कक्षा में पढ़ते थे, इसलिए वे एक दूसरे से काफी परिचित थे। ली मेंग्यून को ये तो पता ही था कि लिन वानजुन एक ठंडी और अलग थलग रहने वाली खूबसूरत लड़की थी, और उसने कभी लिन वानजुन को किसी लड़के के करीब होने के बारे में नहीं सुना था। सामान्य परिस्थितियों में लिन वानजुन का चेन पिंगोन के साथ रिश्ता नहीं होना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि चेन पिंगोन की कही बात सच हो? ली मेंग्यून को फिर से आत्मसंदेह होने लगा। आप कहते हैं कि आपको चिकित्सा का ज्ञान है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या हुआ है? ली मेंग्यून ने थोड़े अहंकार के साथ पूछा। कोई बात नहीं, दरअसल आपकी समस्या गंभीर नहीं है। मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसाऊंगा। चेन पिंगान ने धीमी आवाज में कहा। इतना करीब आना क्या वाकई जरूरी है?
ली मेंग्युन ने मुंह बनाते हुए कहा। उसने ऐसा कहा, लेकिन फिर भी वह खुद और करीब आ गई। आपको हर महीने मासिक धर्म में ऐंठन होती है। देखा, मैं गलत नहीं था, है ना? चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। ली मेंग्युन का चेहरा पल भर में लाल हो गया। क्योंकि चेन पिंगान सही थी, इसलिए उसे हर महीने मासिक धर्म में ऐंठन होती है। अध्याय 58 छत पर वापसी। मासिक धर्म के दौरान होने वाला पेट दर्द लड़कियों के लिए एक बहुत ही आम समस्या है। ली मेंग्युन बेवजह हंगामा कर रही है। बेशक वो एक लड़की है, इसलिए अगर लोग इस तरह की बातें करेंगे तो उसे निश्चित रूप से शर्मिंदगी महसूस होगी। आपकी बीमारी गंभीर नहीं है, मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। अपना हाथ दो, मैं तुम्हारी मालिश कर दूंगा। आपके एक्यूपॉइंट्स की मालिश करने के बाद आपकी बीमारी काफी हद तक ठीक हो जाएगी। फिर मैं आपको एक दवा लिखूंगा। आपको इसे 1 महीने तक बताए गए तरीके से लेना होगा। फिर आपकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। चेन पिंगान ने धीमी आवाज में कहा। तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? ली मेंग्युन ने कुछ अविश्वास के साथ पूछा। मुझे आपसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? वैसे भी, इस तरह की बात पर आपसे झूठ बोलना मेरे लिए नामुमकिन है। अगर मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, तो आओ और मुझे मारो, चेन पिंगोन ने आत्मविश्वास से कहा। मैं अब तुम्हें और नहीं मारना चाहती, इससे मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, ली मेंग्युन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने चुपके से चारों ओर देखा। ये देखकर कि कई सहपाठी उन्हें देख रहे थे, उन्हें तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। अभी सुविधाजनक नहीं है, लंच के दौरान इस बारे में बात करते हैं। अगर आप सचमुच मेरी बीमारी ठीक कर सकते हैं, तो मैं आपको दोपहर का भोजन कराऊंगा। बस इतना ही, मैं वापस जा रही हूँ, ली मेंग्युन ने कहा, फिर अपना हाथ झटक कर भाग गई। चेन पिंगान मुस्कुराया और धीरे से अपना सिर हिलाया। ओल्ड चेन, तुम इन दिनों और भी कमाल के होते जा रहे हो। कहीं ली मेंग्युन के साथ तुम्हारा रिश्ता फिर से शुरू तो नहीं हो गया? क्या तुम पहले से ही लिन वानजुन के साथ नहीं थे? फिर से ली मेंग्युन के साथ क्यों मिल रहे हो? झांग योंग भी पास आकर फुसफुसाया। जब वह बोल रहा था, तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या के भाव स्पष्ट थे। ली मेंग्युन और लिन वानजुन अपने स्कूल की 2 सबसे खूबसूरत लड़कियां हैं, कोई भी लड़का उनका विरोध नहीं कर सकता। झांग योंग भी उसे पसंद करता था, लेकिन उसकी पसंद सिर्फ पसंद ही थी, प्यार नहीं। लेकिन इससे झांग योंग को चेन पिंगोन से ईर्ष्या करने से नहीं रोका जा सकता। निर्णय तो सिर्फ बच्चे लेते हैं, बड़ों को सब कुछ चाहिए होता है। मैं एक वयस्क हूँ, ठीक है, चेन पिंगोन ने गंभीर होने का दिखावा करते हुए कहा। तुम कमाल हो, झांग योंग ने अंगूठा ऊपर करके ईर्ष्या भरी नजर से कहा। दोपहर के भोजन के दौरान चेन पिंगोन ने पहल करते हुए ली मेंग्युन से संपर्क किया। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। ये पहली बार था जब वे दोनों एक ही मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे। चेन पिंगोन बहुत खुले दिल और उदार थी, लेकिन ली मेंग्युन ऐसी नहीं थी। ली मेंग्युन को हमेशा ऐसा लगता था कि उसके सहपाठी उसे देख रहे हैं, और खाना खाते समय उसका चेहरा हमेशा लाल हो जाता था। तुम इतने शर्मिंदा क्यों हो? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल लाल हो गया है, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। ली मेंग्युन ने चेन पिंगोन की ओर आंखें घुमाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। ठीक है, मुझे पता है कि तुम शर्मीले हो और कुछ नहीं कहोगे। चलो पहले खाना खा लेते हैं, और खाने के बाद हमें कोई एकांत जगह ढूंढनी होगी ताकि मैं तुम्हें दावत दे सकूं। वैसे, आपका मासिक धर्म शुरू होने वाला है। अगर आपने जल्द ही इलाज नहीं कराया, तो आपको कुछ और समय तक दर्द सहना पड़ेगा।
चेन पिंगान ने अचानक अपनी आवाज धीमी करते हुए ये कहा। ये शब्द सुनकर ली मेंग्युन का चेहरा एकदम लाल हो गया, लगभग खून जैसा लाल। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जल्द ही आ रही हूँ? ली मेंग्युन ने दांत पीसते हुए धीरे से पूछा। जिस तरह से उसने अपने दांत पीसे, वह बेहद प्यारा था। मैंने अभी आपकी नब्ज जांची, इसलिए मुझे पता था कि आप जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। मैं आपकी शारीरिक स्थिति को आपसे बेहतर जानता हूँ। वे यहाँ हैं। चेन पिंगान ने अचानक कहा। ली मेंग्युन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसे अपने पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द महसूस हुआ। यह इस बात का संकेत है कि आपका मासिक धर्म आने वाला है। अभी तो मुझे पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द है, लेकिन दोपहर तक ये और बढ़ जाएगा। चेन पिंगॉन की भविष्यवाणी वाकई सटीक निकली। मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हारा दर्द कम करने में मदद करूंगा। चेन पिंगान ने कहा। इस बार ली मेंग्युन ने मना नहीं किया और आज्ञाकारी भाव से अपनी कलाई आगे कर दी। चेन पिंगान ने ली मेंग्युन का छोटा हाथ पकड़ा और फिर उस पर मौजूद कई एक्यू पॉइंट्स की मालिश करने लगी। मालिश करते समय उसने धीरे धीरे अपनी आंतरिक ऊर्जा को ली मेंग्युन के हाथों में प्रवाहित किया। महज 2 मिनट में ली मेंग्युन को अचानक महसूस हुआ कि दर्द बंद हो गया है। आपके पास वाकई कुछ बेहतरीन तरकीबें हैं। अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। ली मेंग्युन ने प्रसन्नता से कहा। ये सिर्फ अस्थायी है। पहले हम खाना खा लेते हैं, फिर कोई एकांत जगह ढूंढते हैं और मैं तुम्हारे लिए इसे फिर से दबा दूंगा। दिन भर खूब गर्म पानी पीना याद रखें और आज रात सर्दी जुकाम से बचें। मैं आपको एक और पर्ची लिख दूंगा। याद रखें कि आपके परिवार के सदस्य पर्ची के अनुसार दवा लेने के लिए फार्मेसी जाएं। मैं आपको दवा के इस्तेमाल के निर्देश लिखकर दे दूंगा। आपको इसे लगातार 1 महीने तक लेना होगा। दरअसल, आप वास्तव में बीमार नहीं हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं और आपको जल्दी ठंड लग जाती है, इसीलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। मैंने आपको जो दवा दी है, वह आपके शरीर को पोषण देने के लिए है। एक बार जब आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तो आप स्वाभाविक रूप से बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। चेन पिंगान ने समझाया। धन्यवाद, ली मेंग्युन ने खुशी से कहा। ये बीमारी दरअसल उसे काफी लंबे समय से परेशान कर रही थी। मैंने इस बारे में उसकी मां से पहले ही बात कर ली थी, और हम डॉक्टर से मिलने के लिए अस्पताल भी गए थे। अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे दवाएं दी हैं और कई तरह के इलाज आजमाए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बहुत प्रभावी नहीं रहा है। दवा लेने पर थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन दवा बंद करते ही लक्षण फिर से उभर आते हैं। ये बार बार होने वाला चक्र बेहद असुविधाजनक है। इस बार चेन पिंगॉन को इतनी तर्कसंगत बातें करते हुए सुनकर ली मेंग्युन को आशा की एक किरण दिखाई दी। काश इस बार वे सच में मुझे ठीक कर दें, ली मेंग्युन ने मन ही मन सोचा। खाना खत्म करने के बाद दोनों थोड़ी देर बाद एक साथ चले गए। चलो छत पर चलते हैं, वहां कोई नहीं है, चेन पिंगॉन ने कहा। ली मेंग्युन थोड़ी शर्मिंदा थी, लेकिन फिर भी उसने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि ली मेंग्युन ने एक अनुरोध भी किया। वे एक साथ नहीं चल सकते थे, उन्हें एक दूसरे के आगे चलना होगा। चेन पिंगॉन अवाक रह गया, लेकिन फिर भी उसने निर्देशानुसार काम किया। चेन पिंगॉन सबसे पहले छत पर चढ़ी, और फिर ली मेंग्युन उसके पीछे गई। इस परिचित स्थान पर लौटकर चेन पिंगॉन को एक ऐसी अनुभूति हुई जिसे वह पूरी तरह से बयान नहीं कर सकता था। उसने यहीं ली मेंग्युन का पहला चुंबन चुराया था। यहीं पर उनका पुनर्जन्म हुआ। उन्होंने यहाँ झांग लेई और उसके गिरोह को भी सबक सिखाया। वैसे, झांग लेई की बात करें तो मुझे सच में नहीं पता कि वो लड़का अब कैसा है।
अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होती है तो झांग लेई को अभी भी अस्पताल में ही भर्ती होना चाहिए था, है ना? यह विचार चेन पिंगोन के मन में आया, लेकिन उसने तुरंत झांग लेई के बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि ली मेंग्युन पहले ही आ चुकी हैं। इधर आओ, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगी। चेन पिंगोन ने ली मेंग्युन को इशारा किया। तुम मेरे साथ कुछ अजीब तो नहीं करोगे, है ना? ली मेंग्युन ने पहुंचते ही सावधानी से पूछा। तुम जो कह रहे हो, उसे देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह का इंसान हूँ? हम 3 साल से सहपाठी हैं, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ? चेन पिंगोन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। ये कहना मुश्किल है। आप किसी व्यक्ति का चेहरा तो जान सकते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं, ली मेंग्युन ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, अब देर मत करो और जल्दी करो। चेन पिंगोन ने पहल करते हुए ली मेंग्युन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसका चेहरा लाल होने लगा। ली मेंग्युन को पहले तो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन चेन पिंगोन की मालिश करने की तकनीक इतनी आरामदायक थी। धीरे धीरे उसे इसमें आनंद आने लगा। अध्याय 59 में गड़बड़ हो गई। अगर आप भविष्य में डॉक्टर नहीं बने तो ये बहुत ही अफसोस की बात होगी। आखिरकार आपके चिकित्सा कौशल इतने अच्छे हैं। अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो आपके चिकित्सा कौशल का कोई उपयोग नहीं होता, ली मेंग्युन ने प्रशंसा करते हुए कहा। ली मेंग्युन के शब्द बिल्कुल भी व्यंग्यात्मक नहीं थे। वो वास्तव में मानती थी कि चेन पिंगोन के चिकित्सा कौशल वाकई उत्कृष्ट थे। वो इससे पहले भी कई डॉक्टरों को दिखा चुकी थी, लेकिन उनमें से कोई भी उसके लिए उपयोगी साबित नहीं हुआ और उसकी मामूली बीमारी का इलाज नहीं कर सका। लेकिन जैसे ही यह चेन पिंगोन के हाथों में आया, उसकी मामूली बीमारी पल भर में ठीक हो गई। ली मेंग्युन को सबसे अच्छी तरह पता था कि चेन पिंगोन के चिकित्सा कौशल कितने अद्भुत थे, क्योंकि ली मेंग्युन ने इसे स्वयं अनुभव किया था। डॉक्टर बनना, मैं तो अपनी जिंदगी में कभी डॉक्टर नहीं बनूंगा। मैं सिर्फ एक अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि डॉक्टरों को गुलामों की तरह समझूं? चेन पिंगान ने उपेक्षापूर्ण लहजे में कहा। बकवास। डॉक्टर होना किसी के बोझ ढोने वाले जानवर होने जैसा कैसे हो सकता है? ली मेंग्युन ने पलटवार किया। चेन पिंगोन मुस्कुराए और उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। लेकिन आम लोगों के लिए डॉक्टर बनना एक बहुत ही प्रतिष्ठित पेशा है। लेकिन वास्तव में शक्तिशाली लोगों के लिए डॉक्टर बोझ ढोने वाले जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं थे। कुछ देर बाद चेन पिंगोन ने पूछा, क्या अब आप काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं? अब हालत काफी बेहतर है, इसीलिए मैंने कहा था कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। तुम्हारे चिकित्सीय कौशल बहुत अच्छे हैं, ली मेंग्युन ने फिर से सलाह दी। और कुछ मत कहो, मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अब इस बारे में और बात नहीं करते, विषय बदलते हैं। उदाहरण के लिए, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? चेन पिंगोन ने अचानक शरारती मुस्कान के साथ पूछा। दफा हो जाओ, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। मुझे कुत्ते पसंद हैं, मुझे बिल्लियां पसंद हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी, ली मेंग्युन ने चिढ़कर कहा और उसकी तरफ आंखें घुमाईं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो तुमने मुझे अपना पहला चुंबन क्यों दिया? चेन पिंगोन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तुम अब भी यही कहते हो। क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है? तुमने मेरा पहला चुंबन चुरा लिया। इस बारे में बात करते हुए मुझे बहुत गुस्सा आता है। ली मेंग्युन ने चेन पिंगोन को चुटकी काटने से खुद को नहीं रोका। चेन पिंगान अचानक मुड़ा और ली मेंग्युन को अपनी बाहों में भर लिया, फिर अपना सिर झुकाकर उसे चूमा। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि ली मेंग्युन बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। ली मेंग्युन ने सहज रूप से संघर्ष किया,
लेकिन वह बिल्कुल भी खुद को छुड़ा नहीं सकी। लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर नर्म पड़ गया और वह चेन पिंगोन की बाहों में आराम से लेट गई। ली मेंग्युन को अपने पहले चुंबन के दौरान कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन इस बार मामला अलग था। यह कोई क्षणिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक गहरा चुंबन था। कुछ समय बाद चेन पिंगान ने आखिरकार ली मेंग्युन को रिहा कर दिया। ली मेंग्युन कुछ नहीं बोली, उसने बस हल्की हल्की सांस ली। मेरी प्रेमिका बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें कई सालों से पसंद करता आ रहा हूँ। हाई स्कूल के पहले साल में जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। ली मेंग्युन, क्या तुम मेरी प्रेमिका बनोगी? चेन पिंगान ने गहरी भावना के साथ कहा। चेन पिंगोन ने कसम खाई कि इस बार उसने जो कुछ भी कहा वह सचमुच दिल से कहा था। ली मेंग्युन वह महिला है जिससे वह 2 जन्मों से प्यार करता आ रहा है। चेन पिंगोन, कृपया ऐसा मत करो। हम अभी भी हाई स्कूल के छात्र हैं। हमें इस बारे में कॉलेज में दाखिला लेने तक इंतजार करना चाहिए। यही मेरी अंतिम शर्त है। चलो हम एक ही विश्वविद्यालय में दाखिला लेते हैं, फिर हम डेटिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ली मेंग्युन ने धीरे से कहा। सच तो यह है कि ली मेंग्युन को क्षणिक आकर्षण महसूस हुआ था। हालांकि उसकी बचकानी झिझक ने उसे निर्णायक रूप से सहमति देने से रोक दिया। इसके अलावा ली मेंग्युन एक बहुत ही समझदार लड़की है। ली मेंग्युन को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि अब सबसे नाजुक समय है। इस समय उनका सबसे महत्वपूर्ण काम कॉलेज प्रवेश परीक्षा का सामना करना है, बाकी सब कुछ फिलहाल के लिए किनारे रख देना चाहिए। मैं इसे हाँ मान लूंगा। एक और निवाला। आह! ली मेंग्युन ने एक हल्की सी चीख निकाली, फिर उसके मुंह पर दोबारा पट्टी बांध दी गई। इस बार ली मेंग्युन अनुभवी थी और उन्होंने खोजबीन करने की पहल की। दोबारा अलग होने के बाद ली मेंग्युन ने चेन पिंगोन के आलिंगन से निर्णायक रूप से खुद को छुड़ा लिया। चेन पिंगोन, अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की हिम्मत की, तो मैं सचमुच बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। मैं जीवन भर तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, और मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ। ली मेंग्युन ने चेन पिंगोन की ओर इशारा किया, उसकी आंखें गुस्से से चौड़ी हो गई थीं और उसका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। चेन पिंगोन को यह आभास हुआ कि ली मेंग्युन सचमुच गुस्से में थी। चेन पिंगान ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं समझ गया। अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब जाकर बात बनी। अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की हिम्मत की, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, ली मेंग्युन ने गुस्से से कहा। गुस्सा मत करो, हम गुस्सा नहीं हैं। अभी जो कुछ भी हुआ, वह सब मेरी गलती थी, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा और बार बार अपनी गलती स्वीकार की। मैं आपको एक जादू का करतब दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। क्या आपको दिख रहा है कि मेरे हाथ खाली हैं? क्या अब आपको मेरे हाथ में आड़ू दिख रहा है? जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, चेन पिंगोन के पहले से खाली हाथों में अचानक एक आड़ू प्रकट हो गया। चेन पिंगोन, तुमने ये कैसे किया? क्या तुम सच में जादू कर सकते हो? ली मेंग्युन ने आश्चर्य से पूछा। मुझे आड़ू देखने दो। क्या ये किसी तरह का प्रॉप है? बेशक, यह कोई प्रॉप नहीं है। ये असली आड़ू हैं, और ये खाने योग्य हैं। एक बार चखकर देखिए। जैसे ही चेन पिंगोन बोल रहा था, उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ आड़ू ली मेंग्युन को दे दिया। यह आड़ू असली है या नकली? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। ली मेंग्युन ने आड़ू उठाया और हैरानी भरे चेहरे से पूछा, ये आड़ू असली हैं या नकली? एक बार चखने पर पता चल जाएगा। क्यों ना आप भी एक बार चख कर देखें? चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा।
ली मेंग्युन ने अपने हाथ में रखे आड़ू को ध्यान से देखा, और जितना अधिक वो उसे देखती गई, उतना ही उसे यकीन होता गया कि वह असली है। उसने आड़ू को हाथ में लिया और उसे सूंघा। उसकी खुशबू लाजवाब थी और वह देखने में बेहद स्वादिष्ट लग रहा था। तो मैं इसे आजमा कर देखूंगा। ली मेंग्युन के बोलने के बाद उसने ध्यान से एक निवाला लिया। उसने बस एक टुकड़ा खाया और जान गई कि यह असली आड़ू है, क्योंकि इसका स्वाद असाधारण रूप से अच्छा था। आप आड़ू को चखकर ही बता सकते हैं कि वो असली है या नकली। ली मेंग्युन को अब पूरा यकीन हो गया था कि यह सचमुच एक असली आड़ू है, और यह अब तक का सबसे बेहतरीन आड़ू था जो उसने अपने जीवन में खाया था। ये आड़ू बहुत स्वादिष्ट हैं, बिल्कुल वैसे ही स्वादिष्ट जैसे सेब तुमने मुझे पिछली बार दिया था। क्या आपके पास और आड़ू हैं? मुझे कुछ और दीजिए, मैं इन्हें अपनी माँ के लिए ले जाना चाहती हूँ, ली मेंग्युन ने आदेश दिया। कोई बात नहीं, मेरी प्यारी पत्नी, चेन पिंगोन ने मजाक में कहा। दफा हो जाओ, बकवास मत करो, ली मेंग्युन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। आप जो भी कहेंगे मैं सुनूंगा, मैं काफी अच्छा हूँ, चेन पिंगान ने झट से कहा, और यहाँ तक कि अपने मुंह पर एक कट भी लगा लिया, मानो वह अपना मुंह बंद कर रहा हो। दोनों ने बातचीत की और हंसे, और उनका रिश्ता जल्दी ही और भी गहरा हो गया। आड़ू खाने के बाद ली मेंग्युन का वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था। दोनों एक के बाद एक रवाना हुए। ली मेंग्युन पहले गईं और चेन पिंगोन उनके पीछे पीछे गईं। चेन पिंगोन छत से नीचे उतरते ही एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि उसने लिन वानजुन को अपनी ओर आते देखा। लिन वानजुन ने चेन पिंगोन की ओर एक नजर डाली और जाने के लिए मुड़ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह कुछ हद तक नाराज थी। हे भगवान, क्या मैंने कोई गलती कर दी? चेन पिंग ने मुट्ठी भर बाल पकड़ लिए और पूरी तरह से असहाय दिख रही थी। अध्याय 60। आज रात फिल्म देखना। चेन पिंगोन लिन वानजुन को समझाना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करने का कोई अवसर नहीं मिला। लिन वानजुन जानबूझकर उससे बच रही थी। स्कूल खत्म होने के बाद भी चेन पिंगोन ने एक अवसर का लाभ उठाने में कामयाबी हासिल की। आप नाराज हो गए क्या? या फिर तुम ईर्ष्या कर रहे हो? चेन पिंगान ने लिन वानजुन का पीछा किया और धीमी आवाज में पूछा। मैं न तो क्रोधित हूँ और न ही ईर्ष्यालु, ली वानजुन ने कड़े स्वर में कहा। लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ही पता चल जाता था कि वो गुस्से में है। चलिए खुलकर बात करते हैं और इस तरह से काम नहीं करते, ठीक है? चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा। तो आपका आशय क्या है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो? तुम तो मेरे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे और दहेज भी देने की पेशकश की थी। फिर तुम मुड़े और ली मेंग्युन को छत पर ले गए। कौन जाने तुमने छत पर क्या किया? लिन वानजुन ने भावहीनता से कहा। अंततः उसे अब भी ईर्ष्या थी। उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है। वो स्पष्ट रूप से चेन पिंगोन को पसंद नहीं करती थी। ये बस एक ऐसा विकल्प था जो उसने चुना था, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन जब उसने चेन पिंगोन और ली मेंग्युन को बातें करते और हंसते हुए देखा, तो उसे बेहद असहज महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी कोई चीज चुरा ली हो। सीधे शब्दों में कहें तो लिन वानजुन को बस जलन हो रही थी, चाहे वह चेन पिंगोन को पसंद करती हो या नहीं। हालांकि चेन पिंगोन उसके घर जाकर शादी का प्रस्ताव लेकर गया और यहाँ तक कि उसे दुल्हन का मूल्य देने का वादा भी किया। उसने खुद इस बात पर सहमति जताई थी, इसलिए उसके दिल में चेन पिंगोन के लिए पहले से ही जगह होनी चाहिए।
अगर चेन पिंगोन के अन्य महिलाओं के करीब आने से उसे अब सहज महसूस होता है, तो निश्चित रूप से उसके साथ कुछ गड़बड़ है। आपको पता है, मैं ली मिंगयुन को पाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे वो पसंद भी है। लेकिन ली मिंगयुन मुझे पसंद नहीं करती। मैं तुम्हें पसंद करता था और तुम्हारा पीछा भी किया था, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। अगर तुम उस समय मेरी प्रेमिका बनने के लिए राजी हो जाती, तो अंत में ली मिंगयुन का अस्तित्व ही नहीं होता। मैं तुम्हें केवल सच्चे दिल से प्यार करूंगा। मैं ली मिंगयुन को उकसाऊंगा नहीं। क्या आप कह रहे हैं कि यह मेरी गलती थी? लिन वानजुन ने अवाक होकर कहा। नहीं, यह मेरी गलती है। यह मेरी गलती है, मैंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखा। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसे संभाल लूंगा, चेन पिंगान ने गंभीरता से कहा। इसके अलावा, ली मिंगयुन और मैं पूरी तरह से निर्दोष हैं, जैसा कि आप जानते हैं, वो मुझे पसंद भी नहीं करती। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन वानजुन अवाक रह गई। लेकिन चेन पिंगोन की बात में काफी सच्चाई झलक रही थी। गुस्सा मत करो, ऐसी छोटी सी बात पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। सोचे तो सही, हमने कभी साथ में खाना नहीं खाया या साथ में फिल्म नहीं देखी। आज रात मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा, और फिर हम साथ में एक फिल्म देखेंगे। क्या आपको लगता ये काम करेगा? हमारे पास भविष्य में एक साथ बिताने के लिए बहुत लंबा समय है। क्या हमें हर मिनट और हर सेकंड का सदुपयोग नहीं करना चाहिए? क्या हमें साथ बिताए हर पल को संजो कर नहीं रखना चाहिए? तो आज रात मेरे साथ फिल्म देखने आओ, और फिर मेरे साथ रात का खाना खाओ, चेन पिंगोन ने कहा। आपकी बात मुझे बहुत जटिल लग रही है। छोड़ो इसे, मैं ली मिंगयुन के साथ तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगा। वैसे भी, मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, इसलिए मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, लिन वानजुन ने शांत भाव से कहा। तुम मुझे कैसे काबू में नहीं रख सकते? तुम भविष्य में मेरी पत्नी बनोगी, चेन पिंगोन ने बेशर्मी से कहा। लिन वानजुन का चेहरा पल भर में एकदम लाल हो गया। उसके जैसी किशोरी लड़की ने भला ऐसे शब्द कैसे सुने होंगे? मैं पहले तुम्हारे साथ घर जाऊंगी और तुम्हारे माता पिता को बता दूंगी। फिर हम साथ में खाना खाने बाहर जाएंगे और फिल्म देखेंगे। फिल्म के बाद, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। क्या आजकल टाइटैनिक फिल्म बहुत लोकप्रिय नहीं है? क्या आपने इसे देखा है? चेन पिंगोन ने अचानक पूछा। चेन पिंगान को अचानक याद आया कि टाइटैनिक इसी साल रिलीज हुई थी। टाइटैनिक, मैंने उस फिल्म के बारे में सुना है, लेकिन देखी नहीं है। मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छी है, लिन वानजुन ने कुछ उत्सुकता दिखाते हुए कहा। उसने अपने सहपाठियों को इस फिल्म के बारे में बात करते सुना था, और उनमें से कई इसे पहले ही देख चुके थे, लेकिन लिन वानजुन की पारिवारिक स्थिति के कारण, वह इसे देखने के लिए कभी सिनेमाघर नहीं गई थी। चेन पिंगोन को ये कहते हुए सुनकर कि वो उसे टाइटैनिक दिखाने ले जाएगा, लिन वानजुन को अचानक खुद भी उसे देखने जाने की तीव्र इच्छा हुई। कोई इनकार नहीं, बात पक्की हो गई, चेन पिंगोन ने दबंग लहजे में कहा। लिन वानजुन ने इनकार नहीं किया, जिसे पहले से ही मौन सहमति माना गया। दोनों अपनी अपनी साइकिलों पर सवार होकर लिन वानजुन के घर की ओर चल पड़े। इसी दौरान चेन पिंगान ने अपना फोन निकाला और घर पर अपनी मां को फोन किया। मां, मैंने अपनी एक सहपाठी के साथ फिल्म देखने का प्लान बनाया है, इसलिए मैं आज रात देर से घर आऊंगी, चेन पिंगोन ने धीरे से कहा। ओह, तुम शरारती बच्चे, सावधान रहो। फोन पर मां की हैरान करने वाली आवाज आई, और फिर उन्होंने भी अपनी आवाज धीमी करके उसे सावधान रहने की याद दिलाई। यही लड़कों और लड़कियों के बीच का अंतर है।
अगर कोई लड़की अपने किसी पुरुष सहपाठी के साथ खाना खाने या फिल्म देखने बाहर जाती है, तो उसकी मां निश्चित रूप से सहमत नहीं होगी। हालांकि जब पुरुष छात्रों को पुरुष छात्रों में परिवर्तित किया गया, तो स्थिति तुरंत उलट गई। जब चेन पिंगोन की मां को पता चला कि चेन पिंगोन अपनी एक सहपाठी को डिनर और फिल्म देखने के लिए बाहर ले जाने वाला है, तो वह बहुत खुश हुई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन दोनों के बीच कोई नतीजा निकलता है या नहीं, क्योंकि वैसे भी उसके बेटे को कोई नुकसान नहीं होगा। अपनी मां के साथ मामला सुलझ जाने के बाद चेन पिंगोन को अब कोई चिंता नहीं थी। लिन वानजुन ने चेन पिंगोन द्वारा अपनी बुजुर्ग मां को पुकारने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। दोनों ने कुछ देर तक अनौपचारिक बातचीत की, फिर अपनी साइकिलों पर सवार होकर लिन वानजुन के घर की ओर चल दिए। आखिरकार हम लिन वानजुन के घर पहुंच गए। चेन पिंगोन को भी साथ देखकर लिन वानजुन की मां ने उनका बहुत स्वागत किया। लिन वानजुन की मां ने चेन पिंगोन को रात के खाने पर आमंत्रित करने की योजना बनाई थी, लेकिन चेन पिंगोन ने मना कर दिया। इसका मुख्य कारण ये था कि लिन वानजुन के घर पर रात का खाना वास्तव में काफी सादा था, और चेन पिंगोन खुद के लिए कोई कंजूसी नहीं करना चाहता था। इसके अलावा चेन पिंगोन निश्चित रूप से अपने रिश्ते को और गहरा करने के ऐसे अच्छे अवसर को हाथ से जाने नहीं देंगे। चेन पिंगोन के आग्रह पर लिन वानजुन की मां अंततः सहमत हो गईं। पहले अपना स्कूल बैग मेरे घर पर क्यों नहीं छोड़ देते? जैसे ही दोनों लिन वानजुन के घर से बाहर निकले, ली वानजुन ने देखा कि चेन पिंगोन एक बड़ा बैग लिए हुए है और उसने उससे इसके बारे में पूछा। कोई जरूरत नहीं, बस देखिए, मैं आपको एक जादू का करतब दिखाऊंगा, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर धीरे से कुछ बुदबुदाया। आकाश और पृथ्वी असीम हैं, और ब्रह्मांड उन्हें वश में करने के लिए अपनी शक्ति उधार लेता है। उसके पास मौजूद बैग अचानक गायब हो गया। अरे नहीं, तुम्हारा स्कूल बैग कैसे गायब हो गया? लिन वानजुन ने हैरानी से पूछा। लिन वानजुन चलकर पास आए और चेन पिंगोन के शरीर को छुआ। उन्होंने चेन पिंगोन की साइकिल की भी जांच की, लेकिन उसमें कोई यंत्र या सहायक उपकरण नहीं मिले। तुमने ये कैसे किया? तुम्हारा बैग कैसे गायब हो गया? तुमने अपना स्कूल बैग कहाँ छिपाया है? लिन वानजुन ने तुरंत 3 सवालों की बौछार कर दी। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, हाँ, जब तक तुम मुझे किस नहीं करोगे, चेन पिंगोन ने हंसते हुए कहा। ठीक है, तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। वैसे भी मुझे जानना नहीं है, लिन वानजुन ने भावहीन चेहरे से कहा। लेकिन फिर भी वह जवाब जानना चाहती थी। अध्याय 61 लिन वानजुन के साथ मेरी पहली मुलाकात। आपने पहले मेरे घर पर खाना क्यों नहीं खाया? कुछ देर चलने के बाद लिन वानजुन ने पूछा। ये हमारी पहली डेट थी और पहली बार हमने साथ में खाना खाया। मुझे लगता है कि यह काफी यादगार है, और हमें इसके साथ अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मुझे रात के खाने के लिए किसी आलीशान होटल में जाने की जरूरत नहीं है। कम से कम हमें एक अच्छा भोजन तो करना चाहिए, चेन पिंगोन ने समझाया। चेन पिंगोन की व्याख्या सुनकर लिन वानजुन को थोड़ी खुशी महसूस हुई। हालांकि वह कभी किसी रिश्ते में नहीं रही है, लेकिन दूसरों द्वारा महत्व दिए जाने का एहसास वास्तव में बहुत सुकून देने वाला है। हम क्या खाएंगे? लिन वानजुन ने पूछा। क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? चेन पिंगोन ने पूछा। मैंने इससे पहले कभी हैमबर्गर नहीं खाया है। क्या आप मुझे एक हैमबर्गर खिलाने ले जा सकते हैं? लिन वानजुन ने थोड़ी देर सोचा और फिर पूछा। कोई बात नहीं, आज हम आपकी मर्जी का सब कुछ खा लेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ कि बर्गर उतना स्वादिष्ट नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। लेकिन अगर आपने इसे पहले कभी नहीं आजमाया है,
तो आपको इसे जरूर आजमाना चाहिए। चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आज से 20 साल बाद कोई कहे कि उसने कभी हैमबर्गर नहीं खाया, तो यह अकल्पनीय होगा। आखिरकार 20 साल बाद हैमबर्गर की दुकानें हर जगह हैं और कीमतें पहले से ही बहुत कम हैं। लेकिन 1998 में स्थिति बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, क्योंकि 1998 में एक साधारण हैमबर्गर की कीमत 10 या 20 युआन हुआ करती थी। ध्यान रहे कि यह 1998 की बात है, जब सोयाबीन पेस्ट के साथ नूडल्स का एक कटोरा केवल 1 युआन में मिलता था। बस की सवारी का किराया मात्र 50 सेंट है। फास्ट फूड के एक भोजन की कीमत केवल 2 या 3 युआन होती है। तो अगर आप हिसाब लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक हैमबर्गर वास्तव में कितना महंगा होता है। चेन पिंगोन का परिवार अपेक्षाकृत संपन्न था, इसलिए उसने पहले भी हैमबर्गर खाए थे। लिन वानजुन का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, इसलिए उसने कभी हैमबर्गर नहीं खाया था और न ही वह इसे खरीदने का खर्च उठा सकती थी। लेखक ने खुद बचपन में केवल अपने सहपाठियों को हैमबर्गर खाते हुए देखा था। उन्होंने खुद कभी हैमबर्गर नहीं खाया था, इसलिए उन्हें ये बात बहुत स्पष्ट रूप से याद है। हालांकि यह एक छोटा सा शहर है, फिर भी यहाँ पहले से ही एक केएफसी मौजूद है। चेन पिंगान लिन वानजुन के साथ सीधे साइकिल से केएफसी गए। उनकी यादों में केएफसी में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, और वाकई चेन पिंगोन ने तुरंत पहचान लिया कि केएफसी अभी भी वैसा ही था जैसा उन्हें याद था। जब वे दरवाजे पर पहुंचे, तो लिन वानजुन अंदर जाने में हिचकिचाई। चेन पिंगोन की ओर सिर घुमाते हुए लिन वानजुन ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ चीजें इतनी महंगी हैं, क्या हमें कहीं और जाना चाहिए? कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद हो तो हम यहीं खाना खा लेंगे। जब वे बातें कर रहे थे, चेन पेयांग ने लिन वानजुन का हाथ पकड़ा और उसे केएफसी के अंदर ले गई। लिन वानजुन का दिल तुरंत तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। उसका चेहरा लाल हो गया था, और वह केवल चेन पिंगोन को अपना हाथ पकड़ने दे सकता था। स्टोर में काफी भीड़ थी और लगभग पूरा भरा हुआ था। हालांकि केएफसी के उत्पाद महंगे हैं, लेकिन वर्तमान में कोई अन्य प्रतियोगी इसके बाजार हिस्से के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है। अगर आम लोगों को हैमबर्गर खाने का मन करे तो वे सिर्फ केएफसी ही जा सकते हैं। 20 साल बाद की स्थिति के विपरीत, जब हैमबर्गर की दुकानें हर जगह मौजूद थीं, लोगों के पास अब अधिक विकल्प हैं और कीमतें वास्तव में कम हो गई हैं। केएफसी का अब लगभग एकाधिकार हो चुका है। चलो एक फैमिली बकेट ऑर्डर कर देते हैं, मैं बहुत खा सकता हूँ, चेन पिंगोन ने कहा। उन्होंने लिन वानजुन की राय पर लगभग कोई ध्यान नहीं दिया। चेन पिंगोन ये भी जानता था कि अगर वह लिन वानजुन से उसकी राय भी पूछता, तो यह व्यर्थ होता। लिन वानजुन पहली बार केएफसी में खाना खा रही थी और उसे यह नहीं पता था कि कौन सी चीजें अच्छी हैं और कौन सी खराब। ऐसे में फैमिली बकेट मील ऑर्डर करना ज्यादा सुविधाजनक होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ होता है। हालांकि वे केवल 2 ही थे, लेकिन इससे उनके खाने पीने पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि चेन पिंगोन को बहुत ज्यादा भूख लगती है। चेन पिंगोन अब एक मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए वो बहुत अधिक भोजन का सेवन करता है। ये तो बहुत महंगा है। क्या मैंने कुछ ज्यादा ही खरीद लिया? लिन वानजुन ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा। जब लिन वानजुन ने मूल्य सूची देखी, तो उसे एहसास हुआ कि वो गलत जगह आ गई है। ये पहली बार था जब वह किसी केएफसी स्टोर में दाखिल हुई थी, और पहली बार उसे एहसास हुआ था कि वहाँ कीमतें इतनी महंगी हैं। लिन वानजुन ने बस इतना ही सुना था कि इस जगह का खाना स्वादिष्ट तो है, लेकिन महंगा है। अब जब मुझे कीमत पता चल गई है,
तो मुझे वास्तव में एहसास हो रहा है कि यह कितना महंगा है। एक फैमिली बकेट मील की कीमत 90 युआन से अधिक है। ध्यान रहे कि उसका पूरे महीने का भत्ता 90 युआन से भी कम है। अब से, जब तुम मेरे साथ होगे, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें फिर कभी पैसे की चिंता न करनी पड़े। अब से, कीमत आपकी नज़र में सिर्फ एक संख्या होगी। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि यह महंगी है या सस्ती। आपको बस यह विचार करना है कि आपको ये पसंद है या नहीं। चेन पिंगान ने लिन वानजुन से गंभीरतापूर्वक कहा। लिन वानजुन का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा और उसके गाल लाल हो गए। लेकिन उसे अंदर से गर्माहट महसूस हो रही थी, और इसमें कुछ असामान्य बात थी। लिन वानजुन उस भावना का वर्णन नहीं कर सकी, लेकिन उन्हें बहुत सहज महसूस हो रहा था। अगर वह एक अनुभवी महिला होती, तो उसे पता होता कि वह प्यार में है। दोनों द्वारा खाना ऑर्डर करने के बाद, लिन वानजुन थोड़ी असमंजस में पड़ गई। चेन पिंगान ने लिन वानजुन का हाथ पकड़ा और उसे एक खाली सीट पर ले जाकर बिठा दिया। आप यहाँ बैठिए और अपनी सीट आरक्षित कर लीजिए। हमारे पास रसीदें हैं, इसलिए जब हमारी बारी आएगी तो हम काउंटर पर जाकर उन्हें ले लेंगे। यहाँ डिलीवरी सेवा उपलब्ध नहीं है, हमें इसे खुद ही लेना होगा। चेन पिंगोन ने अपने हाथ में मौजूद रसीद को लहराते हुए धीरे से समझाया। चेन पिंगोन जानती थी कि लिन वानजुन पहली बार यहाँ आई है, इसलिए शायद उसे इस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी। इसलिए चेन पिंगोन ने पहल करके चीजों को स्पष्ट रूप से समझाया। लिन वानजुन ने सिर हिलाया। चेन पिंगोन की इस विचारशीलता से वह मन ही मन प्रभावित हुई। लिन वानजुन भी थोड़ी हैरान थी, क्योंकि उसे लगा था कि स्कूल के दिनों में चेन पिंगोन इस तरह का लड़का नहीं था। उस समय चेन पिंगोन एक बेफिक्र और सहज स्वभाव का युवक था। लेकिन चेन पिंगोन अब काफी परिपक्व हो गई है, जिससे उसे सुरक्षा और स्थिरता का एहसास होता है। क्या लड़के इतनी जल्दी परिपक्व हो जाते हैं? लिन वानजुन ने मन ही मन सोचा। दुकान में काफी भीड़ थी, इसलिए उन दोनों को थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। चेन पिंगोन निश्चित रूप से इस तरह यूं ही इंतजार नहीं करेगा। वह पहले ही 2 ड्रिंक्स लेने चला गया था, और वह और लिन वानजुन अपने पे पीते हुए चुपचाप बातचीत कर रहे थे। लिन वानजुन को लगा कि इस तरह का समय बहुत आरामदायक था। लिन वानजुन पहले चेन पिंगोन के प्रति कुछ हद तक अनिच्छुक थी, लेकिन अब उसे लगता है कि उसने उसे कुछ हद तक स्वीकार कर लिया है। अंततः उनका पारिवारिक भोजन समाप्त हो गया। चेन पिंगोन खाने से भरी एक थाली लेकर आई थी। वाह, इतना सारा! क्या हम दोनों मिलकर इसे पूरा कर पाएंगे? लिन वानजुन ने कहा, उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। चिंता मत करो, मुझे बहुत भूख लगती है, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इन्हें आपके लिए खोल देता हूँ। ये हैमबर्गर है, ये फ्राइज हैं, और यह फ्राइड चिकन है। चेन पिंगोन ने लिन वानजुन के लिए एक एक करके विभिन्न खाद्य पदार्थों को स्वयं खोला। दोनों ने बड़े चाव से खाना खाया, बिल्कुल एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले जोड़े की तरह। अध्याय 62 लिन वानजुन का मार्मिक क्षण। पेट भर खाने पीने के बाद दोनों ने फिल्म देखने जाने का फैसला किया। ये युग निश्चित रूप से आज से 20 साल बाद के युग से अतुलनीय है, लेकिन सिनेमाघर अभी भी मौजूद हैं। हालांकि चेन पिंगोन की राय में इस युग के सिनेमाघर वास्तव में काफी पुराने जमाने के थे। लिन वानजुन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, इसके विपरीत उन्हें लगा कि यहाँ का सिनेमाघर बहुत ही उच्च स्तरीय है। ये सब नजरिए के अंतर के कारण है, क्योंकि चेन पिंगोन ने ये देख लिया था कि 20 साल बाद सिनेमाघर कैसे दिखेंगे। इसलिए जब वह अब सिनेमाघरों को देखता है, तो उसे लगता है कि वे विशेष रूप से पुराने जमाने के हैं। हालांकि
लिन वानजुन ने कभी यह नहीं देखा कि 20 साल बाद सिनेमाघर कैसे दिखेंगे, इसलिए उस समय उसे सिनेमाघर बहुत अच्छा लगा। चेन पिंगान ने 2 मूवी टिकट खरीदे और वे दोनों साथ बैठ गए। फिल्म शुरू होने में अभी भी 1 घंटा बाकी है। चलो टहलने चलते हैं, चेन पिंगॉन ने सुझाव दिया। लिन वानजुन ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। आप किस विश्वविद्यालय में पढ़ने की योजना बना रहे हैं? चेन पिंगॉन ने सहज भाव से पूछा। मैं बीजिंग में विश्वविद्यालय जाने की योजना बना रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि यह एक अच्छा विचार है? लिन वानजुन ने कुछ अनिश्चितता के साथ पूछा। लिन वानजुन की सबसे बड़ी इच्छा बीजिंग के किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेना थी, क्योंकि लिन वानजुन की राय में बीजिंग के एक विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर मिलना बहुत खुशी की बात थी। हालांकि लिन वानजुन अब शांत हो गई हैं और उन्हें लगता है कि उनका विचार थोड़ा अवास्तविक है। ऐसा नहीं है कि उसे बीजिंग के किसी विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिल सका, बल्कि बात यह है कि बीजिंग के विश्वविद्यालयों में ट्यूशन फीस बहुत महंगी होगी, है ना? उसके परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए उसे बीजिंग में विश्वविद्यालय जाने का अवसर कैसे मिल सकता था? चूंकि आप बीजिंग के किसी विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं, तो चलिए बीजिंग के किसी विश्वविद्यालय में चलते हैं। अब आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना होगा और अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे। आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए सब कुछ संभाल लूंगा। आपको असल में इस बात की चिंता करनी चाहिए कि क्या आपको बीजिंग के किसी विश्वविद्यालय में दाखिला मिल पाएगा। चेन पिंगॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक मैं परीक्षा पास कर सकती हूँ, लिन वानजुन ने ऊंची आवाज में कहा। आपको ये पता होना चाहिए कि लिन वानजुन स्कूल में एक होशियार छात्रा थी। उसकी शैक्षणिक क्षमता काफी अच्छी है, उसे सिंघुआ या पेकिंग विश्वविद्यालय में दाखिला मिलने की अच्छी संभावना है। लिन वानजुन को अपनी सीखने की क्षमता पर कभी संदेह नहीं था, इसलिए उसे अपने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणामों की कभी चिंता नहीं हुई। उसकी एकमात्र चिंता ये थी कि उसका परिवार उसकी कॉलेज की फीस वहन नहीं कर सकता था। मुझे पता है कि आप किस बात को लेकर चिंतित हैं, कॉलेज की फीस को लेकर तो चिंता है ही, है ना? अब से तुम मेरी हो, और मैं तुम्हारी कॉलेज की सारी फीस भर दूंगी। मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगा, विश्वविद्यालय की फीस से लेकर रहने खाने तक। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता न हो। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुश महिला बना दूंगा, चेन पिंगॉन ने शांत भाव से कहा। हालांकि जब उनके शांत शब्द लिन वानजुन के कानों तक पहुंचे, तो उन्हें लगा कि वे प्यार के सबसे मार्मिक शब्द थे। चेन पिंगॉन, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? लिन वानजुन ने रोते हुए कहा। उसे लगा कि उसके अपने माता पिता ने उसके साथ कभी इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन चेन पिंगॉन उसके प्रति इतनी अच्छी थी। उसके माता पिता उसे अच्छे दाम पर बेचकर किसी अधेड़ उम्र के व्यक्ति से उसकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन चेन पिंगॉन ने उसे नरक से बाहर निकाल लिया। इसके अलावा चेन पिंगॉन को अपने परिवार की स्थिति से जरा भी कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने कभी इस बात की शिकायत नहीं की कि वह अपनी विश्वविद्यालय की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। वास्तविकता में यहाँ कई लड़कियां हाई स्कूल से स्नातक होने के तुरंत बाद शादी कर लेती हैं और उन्हें विश्वविद्यालय जाने का अवसर भी नहीं मिलता है। इसके बाद चेन पिंगान ने उसे विश्वविद्यालय जाने का अवसर दिया। उस क्षण लिन वानजुन बेहद भावुक हो गईं। लिन वानजुन ने चेन पिंगॉन का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये पहली बार था जब उसे पता चला था कि वास्तव में प्यार किए जाने का एहसास कैसा होता है। रो मत, हमें खुश होना चाहिए। तुम ऐसा क्यों जता रहे हो जैसे मैं तुम्हें धमका रहा हूँ?
जब मैं तुम्हारा पहला खून बहाऊंगा तब तुम रो सकते हो, चेन पिंगोन ने चिढ़ाते हुए कहा। लिन वानजुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि चेन पिंगोन क्या कह रही थी। चेन पिंगान केवल एक असहज मुस्कान ही दे सकी। ये पीढ़ी का अंतर है। अगर यह बात 20 साल बाद की किसी लड़की की होती तो शायद वह इसे सुनते ही इसका मतलब समझ जाती। लेकिन इस युग में लड़कियां आमतौर पर अधिक भोली होती हैं। क्योंकि उन्हें अपेक्षाकृत कम जानकारी मिलती है, इसलिए वे अक्सर कई स्थितियों से पूरी तरह अनजान रहते हैं। चेन पिंगोन, अगर आपको ली मेंग्युन पसंद है तो उसके पीछे जाओ। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मुझे पता है कि तुम ली मेंग्युन को पसंद करते हो, लिन वानजुन ने अचानक अपने आंसू पोंछते हुए कहा। उसके शब्दों से चेन पिंगोन चौंक गई। चेन पिंगोन ने तुरंत कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि ली मेंग्युन मुझे पसंद नहीं करती। मैं इस समय तुम्हारे साथ डेटिंग कर रहा हूँ। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। चेन पिंगोन ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि उसे चिंता थी कि लिन वानजुन चीजों के बारे में ज्यादा सोचेगी। जैसे जैसे चेन पिंगोन ने लिन वानजुन के साथ अधिक समय बिताया, उसने पाया कि हालांकि वह अलग थलग दिखती थी, लेकिन वास्तव में वह अंदर से काफी संवेदनशील थी। इसका संबंध संभवतः उसके परिवार से भी है। मैं बेवजह परेशान नहीं हो रही हूँ। मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। कृपया मुझे ऐसा मत समझो जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है? लिन वानजुन ने अपनी प्यारी सी नाक सिकोड़ते हुए धीरे से कहा। ठीक है, ठीक है, आप लोग सब कुछ जानते हैं, चेन पिंगोन ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन इस विषय पर आगे बात करना मुश्किल है। क्या आपने सोचा है कि विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? आप कॉलेज में किस विषय में पढ़ाई करना चाहते हैं? चेन पिंगान ने तुरंत विषय बदल दिया। मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है मुझे किस विषय में पढ़ाई करनी चाहिए? भविष्य में मुझे किस तरह की नौकरी करनी चाहिए? लिन वानजुन का ध्यान सचमुच भटक गया था। वह भौहें चढ़ाकर सोचने लगी कि उसे किस विषय में पढ़ाई करनी चाहिए। आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इस बारे में सोचना चाहिए कि आपको क्या पसंद है, चेन पिंगोन ने सुझाव दिया। दरअसल मैं व्यापार करना सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई कोर्स है भी या नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा परिवार बहुत गरीब है, इसलिए मैं और अधिक पैसा कमाना चाहता हूँ। मैं पैसे कमाने से संबंधित किसी विषय में पढ़ाई करना चाहता हूँ। लिन वानजुन ने जीभ बाहर निकाली और शरारत भरे लहजे में कहा। फिर आप व्यवसाय से संबंधित किसी विषय का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि व्यवसाय प्रशासन। लेकिन क्या आपको यकीन है कि आप वाकई व्यवसाय के लिए उपयुक्त हैं? या यूं कहें कि क्या आप वाकई व्यापार करने के लिए उपयुक्त हैं? चेन पिंगोन ने पूछा। चेन पिंगोन को यह महसूस हुए बिना नहीं रहा कि लिन वानजुन जैसी ठंडी और अलग थलग रहने वाली महिला व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं थी। चेन पिंगोन के अनुभव के अनुसार ऐसा नहीं है कि महिलाएं व्यवसाय करने के लिए अनुपयुक्त हैं, बल्कि जो महिलाएं व्यवसाय करने में अच्छी होती हैं वे सभी बहुत चतुर और साधन संपन्न होती हैं। जिन सफल महिलाओं से उनका सामना हुआ, वे सभी अत्यधिक सक्षम थीं, जिनमें असाधारण पारस्परिक कौशल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और बौद्धिक बुद्धिमत्ता थी। लिन वानजुन इस मामले में स्पष्ट रूप से योग्य नहीं हैं। बेशक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि लिन वानजुन का ये विचार है, तो चलिए इसे आजमा कर देखते हैं। अगर आपने इसे आजमाया है और आपको लगता है कि यह आपके लिए सही नहीं है, तो आप कोई और नौकरी ढूंढ सकते हैं। जब तक लिन वानजुन ने विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की,
तब तक चेन पिंगॉन का करियर पहले ही काफी फल फूल चुका था। चेन पिंगान भविष्य में लिन वानजुन द्वारा किए जाने वाले किसी भी व्यवसाय में उनका समर्थन करेगी। आप सही कह रहे हैं, मैं इस बारे में थोड़ा और सोचूंगा, लिन वानजुन ने सलाह मानते हुए कहा। अध्याय 63 स्टॉक पर समापन। दोनों बातें करते रहे, हंसते रहे और समय का पता ही नहीं चला। फिल्म शुरू होने वाली है। चेन पिंगान और लिन वानजुन जल्दी से सिनेमाघर पहुंच गए। दोनों ने बैठने के लिए सीटें ढूंढी और बैठ गए। कुछ ही देर बाद सिनेमाघर की बत्तियां धीमी हो गईं। फिल्म शुरू हो चुकी है। चेन पिंगान अंदर आने से पहले ही कोला और पॉपकॉर्न खरीद चुकी थी। चेन पिंगान ने हाथ बढ़ाकर पॉपकॉर्न का एक टुकड़ा उठाया और फिर लिन वानजुन को खिलाना शुरू कर दिया। लिन वानजुन को शुरू में थोड़ी असुविधा हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत हो गई। चेन पिंगॉन ने ये फिल्म कई बार देखी थी, लेकिन उसे इसकी विषय वस्तु से ज्यादा मतलब नहीं था। सबसे अहम सवाल यह है कि आपने ये फिल्म किसके साथ देखी। लिन वानजुन जैसी खूबसूरत लड़की के साथ फिल्म देखना निश्चित रूप से आपको एक अलग ही एहसास देता है। सिनेमाघर में ज्यादा लोग नहीं थे और अंधेरा भी था, इसलिए चेन पिंगॉन ने काफी हिम्मत दिखाई। फिल्म की शूटिंग के दौरान वह लिन वानजुन के छोटे छोटे हाथों से खेलने लगा। लिन वानजुन थोड़ी चिढ़ गई थी, लेकिन बेबसी में चेन पिंगॉन केवल अपने छोटे हाथों से खेलना जारी रख सकती थी। चेन पिंगान खिलखिलाकर मुस्कुराया, उसे खुद पर बेहद गर्व महसूस हो रहा था। दरअसल, लिन वानजुन के हाथ इतने कोमल नहीं थे, बल्कि इसके विपरीत, वे काफी खुरदुरे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ली वानजुन अक्सर घर के काम करती है और वो अपने हाथों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। भविष्य में तुम्हें अपना बेहतर ख्याल रखना होगा। तुम्हारे हाथ बहुत खुरदुरे हैं, मुझे उन्हें छूना अच्छा नहीं लगता, चेन पिंगॉन ने लिन वानजुन के कान में फुसफुसाया। लिन वानजुन के कान के निचले हिस्से पर पड़ रही गर्म सांसों से उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। लिन वानजुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था। सौभाग्यवश, चेन पिंगॉन ने विवेकपूर्ण तरीके से काम किया और हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। उसने केवल लिन वानजुन के हाथ को छुआ। फिल्म देखने के बाद लिन वानजुन को ऐसा लगा जैसे वो पसीने से तरबतर हो गई हो। क्या आप कृपया ऐसा दोबारा नहीं करेंगे? लिन वानजुन ने शर्माते हुए कहा जब वे सिनेमाघर से बाहर निकल रहे थे। मुझे क्या हो गया है? चेन पिंगॉन ने हैरानी से पूछा। इतनी कामुक मत बनो, लिन वानजुन ने धीरे से कहा, लेकिन उसका चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था। मुझे सिर्फ तुम ही आकर्षित करती हो, दूसरी औरतें नहीं। क्या ये जायज नहीं है? चेन पिंगॉन ने गंभीरता से कहा। अगर आपको अब भी लगता है कि यह काफी नहीं है, तो मैं दूसरी महिलाओं के प्रति भी वासना दिखाऊंगा, चेन पिंगॉन ने मजाक में कहा। ये ठीक नहीं है। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं जीत सकता, जो भी हो। इतना कहकर लिन वानजुन शर्म से लाल होकर वहां से भाग गई। चेन पिंगान मुस्कुराए और तेजी से उसके पीछे भागी। लिन वानजुन को घर छोड़ने के बाद चेन पिंगान साइकिल से घर की ओर चल पड़ा। अरे बदमाश, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, तुमने आज रात वास्तव में क्या किया? चेन पिंगॉन के घर लौटते ही उसकी मां ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। मां, इतना परेशान मत होइए। मैं अभी अभी घर आई हूँ। मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए, ठीक है? चेन पिंगॉन ने बेबसी से कहा। अपनी बात स्पष्ट रूप से न समझाने की गलती आपकी है, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझे जल्दी नहीं है। मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि क्या हो रहा है, यू शियुइंग ने चिंता से कहा। तुम हमारे स्कूल से लिन वानजुन को जानते हो ना? आपको उससे पहले मिलना चाहिए था,
वह बहुत ही खूबसूरत लड़की है। आपने पहले मुझसे निजी तौर पर कहा था कि अगर लिन वानाजुन आपकी बहू बन जाए तो आपको बेहद खुशी होगी। आज रात मैं लिन वानाजुन के साथ फिल्म देखने गया था। मैं लिन वानाजुन का दिल जीतने की योजना बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप मेरा समर्थन करेंगे? चेन पिंगान ने शांत भाव से कहा। आपका मतलब लिन वानाजुन है? हाँ, माँ निश्चित रूप से तुम्हारा साथ देंगी। बेटे, अगर तुम लिन वानाजुन का दिल जीत लो और उससे शादी कर लो, तो तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी, यू शियुइंग ने खुशी से कहा। मैं लिन वानाजुन और यू शियुइंग से पहले भी मिल चुका हूँ, क्योंकि वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब यू शियुइंग अभिभावक शिक्षक बैठक में गई, तो उसकी मुलाकात स्वाभाविक रूप से लिन वानाजुन से हुई। लिन वान जून की सूरत इतनी असाधारण और खूबसूरत थी कि जिसने भी उसे देखा वह उसे भूल नहीं सकता था। लेकिन तभी यू शियुइंग ने संदेह भरी नजरों से कहा, तुम बदमाश, तुम सिर्फ अपनी माँ को खुश करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, है ना? वो लड़की मुझे बहुत घमंडी लगती है। उसकी खूबसूरती देखकर भला वो तुम में दिलचस्पी कैसे ले सकती है? यू शियुइंग ने संदेह भरी नजरों से कहा, माँ, इतनी असुरक्षित महसूस मत करो। तुम्हारा बेटा अभी भी बहुत प्रतिभाशाली है, ठीक है? चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। बस देखते रहिए, कॉलेज प्रवेश परीक्षा खत्म होने से पहले मैं उसे जरूर पटा लूंगा। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद मैं उसे घर ले आऊंगा। हम साथ में खाना खाएंगे, चेन पिंगोन ने आत्मविश्वास से कहा। जरूर, अगर तुम सच में उस लड़की को घर ला सकते हो, तो मैं तुम्हारे रिश्ते को जरूर मंजूरी दे दूंगी। यू शियुइंग मुस्कुराई। अगर यू शियुइंग सचमुच लिन वानाजुन से शादी कर ले और उसे अपनी बहू बना ले, तो वह नींद में भी हंसेगी। उसने यही कहा था, लेकिन यू शियुइंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार, लिन वानाजुन वाकई बहुत ही असाधारण थी, और फिर भी उसे लगता था कि उसका बेटा लिन वानाजुन के लिए काफी अच्छा नहीं है। दिन इसी तरह बीतते गए। राष्ट्रीय महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा गाँव नजदीक आती जा रही है। चेन पिंगोन के दिन अत्यंत संतुष्टि से भरे हुए हैं। उनकी हर दिन की सबसे प्रतीक्षित गतिविधि निश्चित रूप से एक युआन की फ्लैश सेल है। लेकिन भाग्य का अनुमान लगाना वाकई एक कठिन काम है। कम से कम पहले तो मुझे कभी कभार कुछ अच्छी चीजें मिल जाती थीं। लेकिन हाल ही में उन्हें कोई ऐसा खजाना नहीं मिला है जो उनकी नजरों को आकर्षित करे। हालांकि आभूषणों की कोई कमी नहीं होगी। सोने की ईंटें, माणिक, नीलम, हीरे, जेडाइट और उच्च गुणवत्ता वाला हेथियन जेड। चेन पिंगान इस प्रकार की काफी सारी चीजें पहले ही खरीद चुकी हैं। उन्हें खरीदने के बाद उन्हें सिस्टम स्पेस में स्टोर कर दिया गया, क्योंकि अब उन्हें उनकी जरूरत नहीं है। एक युआन की फ्लैश सेल में आपको कौन सी चीजें मिलेंगी, ये पूरी तरह से आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आप पल भर में ही किसी उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक को प्राप्त कर सकते हैं और एक ही कदम में मार्शल आर्ट के उस्ताद बन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब है, तो आप केवल कुछ फल या कुछ सोने की छड़ी ही खरीद सकते हैं। हाल ही में चेन पिंगोन की किस्मत अच्छी नहीं चल रही है, और वह अपनी मनचाही चीजें हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया है। सौभाग्य से उसका लाभ किसी भी तरह से कम नहीं था, और चेन पिंगोन उससे काफी संतुष्ट था। ये दिन शेयर बाजार के कारोबार का आखिरी दिन भी था। आज के बाद चेन पिंगोन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि कल बाजार कैसा होगा। चेन पिंगान ने सन हेतांग को फोन किया। हेतांग बहन, क्या आप कृपया मेरे खाते में मौजूद सभी शेयर बेच सकती हैं? चेन पिंगोन ने कहा, क्या सारे शेयर बिक चुके हैं? ठीक है, अब हमें कौन सा शेयर खरीदना चाहिए?
सन हेतांग ने पूछा। मैं अब और कुछ नहीं खरीदूंगा। अभी के लिए इतना ही काफी है। मैं अभी ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। मुझे अपने खाते से पैसे निकालने की जरूरत है, मुझे उनका उपयोग करना है, चेन पिंगोन ने कहा। सुन हेतांग तुरंत ही अचंभित हो गया। यह उल्लेखनीय है कि चेन पिंगोन सन हेतांग का सबसे बड़ा ग्राहक है। इस दौरान सन हेतांग ने चेन पिंगोन के लिए स्टॉक ट्रेडिंग करके आश्चर्यजनक रूप से बड़ी मात्रा में कमीशन अर्जित किया। अब चूंकि चेन पिंगोन का शेयरों में कारोबार करने का इरादा नहीं है, इसलिए सन हेतांग ने अपना सबसे बड़ा ग्राहक खो दिया है। वैसे शेयर बेचने के बाद मेरे खाते में अब कितने पैसे बचे हैं? चेन पिंगोन ने पूछा। अध्याय 64। आज से ही अरबपति बनने की शुरुआत। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं अब परिसमापन की प्रक्रिया शुरू करूंगा। ठीक है, सब बिक गए हैं। आपके खाते में फिलहाल $269 मिलियन हैं। जब सुन हेतांग ने इस संख्या का जिक्र किया तो उनकी सांसें तेज हो गईं। महज 17 कारोबारी दिनों में चेन पिंगोन के संचालन के तहत 100 मिलियन युआन 260 मिलियन युआन से अधिक में परिवर्तित हो गए। ये वित्तीय बाजार की भयावह शक्ति है। चेन पिंगोन की मूल राशि 23 मिलियन थी और शेष 80 मिलियन प्रतिभूति कंपनी द्वारा प्रदान किया गया लीवरेज था। इसलिए यह 80 मिलियन रुपये प्रतिभूति कंपनी को वापस करने होंगे। 80 मिलियन की कटौती के बाद भी चेन पिंगोन के खाते में 189 मिलियन बचे थे। ये पैसा वास्तव में चेन पिंगोन का व्यक्तिगत है। हालांकि इस नकदी में से 32.4 मिलियन जू वानहाओ के थे। ये वह पैसा है जो चेन पिंगोन ने जू वानहाओ से उधार लिया था। जू वानहाओ के ऋण चुकाने के बाद चेन पिंगोन के पास 156 मिलियन की धनराशि बची। चेन पिंगोन ने मन ही मन संख्या का हिसाब लगाने के बाद वह बहुत आश्चर्यचकित और बेहद उत्साहित हो गया। महज 1 महीने में उन्होंने शेयर बाजार के जरिए 100 मिलियन युआन से अधिक की कमाई की। यह अविश्वसनीय रूप से लाभदायक था। हेतांग बहन, मुझे अभी अपनी क्लास जारी रखनी है, इसलिए मैं अभी यहीं रुकती हूँ। मैं दोपहर में स्कूल के बाद तुमसे मिलने आऊंगा और हम हिसाब किताब सौंप देंगे, चेन पिंगोन ने कहा। ठीक है, मैं आपके लिए इसका इंतजाम कर दूंगा। सन हेतांग ने तुरंत सहमति दे दी। हालांकि सुन हेतांग को अभी भी थोड़ा अफसोस था, क्योंकि वह अपने बड़े ग्राहक चेन पिंगोन को खोने वाली थी। अपने लंच ब्रेक के दौरान चेन पिंगोन ने खाली समय का लाभ उठाते हुए सिक्योरिटीज कंपनी का दौरा किया। चेन पिंगोन के आने की जानकारी होने के कारण कंपनी के कई अधिकारी लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे थे। चेन पिंगोन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पिछले 1 महीने में ही वो सिक्योरिटीज कंपनी में एक बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका था। आम कर्मचारी तो चेन पिंगोन को जानते ही नहीं होंगे, लेकिन बॉस उन्हें जरूर जानते होंगे। चेन पिंगोन द्वारा अकेले भुगतान की गई हैंडलिंग फीस ने ही इन मालिकों को भारी संपत्ति दिलाई। चेन पिंगोन को फाइनेंसिंग का उपयोग करते समय हैंडलिंग शुल्क भी देना पड़ता है, और यह हैंडलिंग शुल्क भी कम नहीं है। उन्होंने स्वाभाविक रूप से चेन पिंगोन जैसे बड़े ग्राहक के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया। हालांकि चेन पिंगोन वर्तमान में एक सीनियर हाई स्कूल का छात्र है, लेकिन वास्तव में उसने अपने पिछले जीवन में व्यापार जगत में संघर्ष किया था। वे सामाजिक मेलजोल जैसे मामलों से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। इन सीईओ का सामना करते समय भी वो उन्हें सहजता से संभाल लेते हैं। चेन पिंगोन ने इन अधिकारियों की संपर्क जानकारी भी दी और भविष्य में उनकी प्रतिभूति कंपनी के साथ व्यापार जारी रखने का वादा किया। हालांकि अगला सौदा कब होगा यह अनिश्चित है, वह बाजार के रुझान को देखने के बाद ही कार्रवाई करेगा। अधिकारियों ने भी अपनी सहमति व्यक्त की। वे मूर्ख नहीं हैं,
वे जानते हैं कि शेयर बाजार के सच्चे विशेषज्ञ हर दिन शेयरों का व्यापार नहीं करते हैं। केवल सबसे भोले भाले निवेशक ही हर दिन शेयर बाजार खुलने का बेसब्री से इंतजार करेंगे। वे सिर्फ शेयरों में सट्टा नहीं लगा रहे थे, वे शेयर बाजार को एक कैसीनो की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। सच्चे माहिर जानते हैं कि सही अवसर को कैसे भुनाना है और उसके आने पर निर्णायक रूप से कार्रवाई कैसे करनी है। अगर उन्हें कोई अवसर नहीं दिखेगा तो वे विराम लेंगे। चेन पिंगॉन की संचालन तकनीक को वे लोग एक शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ की तकनीक मानते थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि चेन पिंगॉन शेयर बाजार में बिल्कुल भी विशेषज्ञ नहीं थे। चेन पिंगॉन की शेयर ट्रेडिंग अवधि केवल 1 महीने की थी और वह समय समाप्त हो गया। वह शेयर बाजार के भविष्य के रुझान का अनुमान नहीं लगा सका, इसलिए उसके पास शेयर बाजार का कारोबार छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अधिकारियों को विदा करने के बाद चेन पिंगॉन ने सन हेतांग की मदद से सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा किया। सामान्यतया स्टॉक खाते से धनराशि निकालने में 1 कार्यदिवस का समय लगता है। हालांकि चेन पिंगॉन पहले ही उनकी सिक्योरिटीज कंपनी के एक वरिष्ठ वीआईपी ग्राहक बन चुके हैं। सन हेतांग ने चेन पिंगॉन के लिए निकासी की प्रक्रिया मौके पर ही पूरी कर ली, इसलिए धनराशि तुरंत निकाल ली गई। इसके बाद सुन हेतांग ने चेन पिंगॉन को उस बैंक से संपर्क करने में मदद की जिसमें चेन पिंगॉन का खाता था। चेन पिंगॉन के बैंक कार्ड अपग्रेड की प्रक्रिया मौके पर ही पूरी कर ली गई। चेन पिंगॉन का बैंक कार्ड सीधे बैंक के ब्लैक गोल्ड कार्ड में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार के कार्ड के लिए तभी आवेदन किया जा सकता है जब खाते में 100 मिलियन से अधिक नकद राशि हो। इस ब्लैक कार्ड में कई विशेष सुविधाएं हैं, जैसे कि बड़ी राशि का हस्तांतरण, ब्याज मुक्त ऋण और कम ब्याज दर वाले ऋण। चेन पिंगॉन द्वारा स्वयं इस प्रकार के बैंक कार्ड के लिए आवेदन करना काफी परेशानी भरा होगा, लेकिन अगर कोई प्रतिभूति कंपनी इस प्रक्रिया में उनकी मदद करे तो ये बहुत आसान होगा और आवेदन मौके पर ही पूरा किया जा सकता है। चेन पिंगॉन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये काला सोने का कार्ड था, जिसमें बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरण की सुविधा थी। साधारण बैंक कार्डों में धन हस्तांतरण की सीमा काफी अधिक होती है, लेकिन इन काले कार्डों में ऐसा नहीं है। चेन पिंगॉन ने तुरंत जू वानहाओ के बैंक खाते में एक बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। 30 मिलियन से अधिक की भारी रकम एकमुश्त चुकाई गई। जू वानहाओ, जो रेस्तरां में ग्राहकों के साथ खाना खा रहे थे, अचानक अपने बैंक कार्ड से एक टेक्स्ट मैसेज पाकर चौंक गए। जब उसे अचानक अपने खाते में 30 मिलियन युआन से अधिक की राशि मिली तो वो पूरी तरह से अचंभित रह गया। एक पल के लिए जू वानहाओ को अभी भी यकीन नहीं था कि पैसा कहां से आया था। तभी जू वानहाओ को चेन पिंगॉन का फोन आया। फोन नंबर पहले से ही नोट किया हुआ था, इसलिए जू वानहाओ ने एक नज़र में ही जान लिया कि चेन पिंगॉन कॉल कर रही है। अचानक जू वानहाओ के दिमाग में एक विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह पैसा चेन पिंगॉन द्वारा भेजा गया हो? इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए जू वानहाओ ने फोन उठाया। कॉल कनेक्ट होने के बाद चेन पिंगॉन ने समय बर्बाद किए बिना सीधे स्थिति स्पष्ट कर दी। आपने क्या कहा? तो वो 30 मिलियन की रकम वाकई आपने भेजी थी? जू वानहाओ ने हैरानी से कहा। जू वानहाओ को पहले ही अंदाजा हो गया था कि पैसा चेन पिंगॉन से आया है। हालांकि उस समय उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं था, लेकिन अब उसे चेन पिंगॉन का फोन आया और उससे एक निश्चित जवाब मिला। तभी जू वानहाओ को एहसास हुआ कि 30 मिलियन युआन की यह भारी रकम चेन पिंग द्वारा उनके ऋण की चुकौती थी। वास्तव में जू वानहाओ ने केवल लगभग 20 मिलियन ही भेजे थे, लेकिन चेन पिंगॉन ने जू वानहाओ के साथ ब्याज दर पर पहले ही सहमति बना ली थी। ब्याज दर बहुत अधिक थी।
एक तरह से देखा जाए तो ये सूदखोरी का ही एक रूप है। बेशक यह अल्पकालिक सूदखोरी है। हालांकि चेन पिंगोन के लिए यह अभी भी एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती पहली धनराशि थी। अगर झोउ वानहाउ ने उसे 20 मिलियन युआन से अधिक का यह उच्च ब्याज वाला ऋण न दिया होता तो चेन पिंगोन के लिए उस पैसे से 100 मिलियन युआन से अधिक कमाना असंभव है। जू वानहाउ चेन पिंगन के दाता थे। चेन पिंगान को जू वानहाउ का एहसान याद आया। युवक, तुम तो वाकई कमाल हो। तुम खुद भी खूब पैसा कमा रहे होगे। जू वानहाउ ने मुस्कुराते हुए और बहुत खुश होकर पूछा। मैं भाग्यशाली था, मैंने 100 मिलियन से अधिक कमाए, चेन पिंगोन ने विनम्रता से कहा। ये सुनकर जू वानहाउ सचमुच हैरान रह गया। 100 मिलियन से अधिक, कितना लापरवाह बयान है। लेकिन क्या जू वानहाउ को पता है कि वे शब्द वास्तव में कितने मूल्यवान हैं? जू वानहाउ को सीमेंट किंग के नाम से जाना जाता है, लेकिन वास्तविकता में उनके पास 100 मिलियन युआन जुटाने के लिए भी पर्याप्त नकदी प्रवाह नहीं है। जू वानहाउ की कुल संपत्ति केवल कुछ 100 मिलियन युआन है और उनकी नकदी केवल कुछ दसियों मिलियन युआन है। हालांकि जू वानहाउ की संपत्ति कई वर्षों की कड़ी मेहनत का परिणाम थी। उसने जिन कठिनाइयों और कड़वाहटों का सामना किया, उन्हें केवल वही जानता है। फिर देखिए कि चेन पिंगोन ने महज आधे महीने में इतनी आसानी से 100 मिलियन से अधिक की कमाई कैसे कर ली। जू वानहाउ को जलन महसूस हुई। अध्याय 65 सन हेतांग की भर्ती। जब आप खाली हों तो कभी साथ में खाना खा लें। जब से आपने मेरे पिता का इलाज शुरू किया है, तब से उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। वह आपके साथ भोजन करना चाहेंगे, जू वानहाउ ने मुस्कुराते हुए आमंत्रित किया। तो चलिए इसे इस शनिवार को करते हैं, चेन पिंगोन ने सीधे कहा। चेन पिंगोन ने जू वानहाउ का निमंत्रण इसलिए अस्वीकार नहीं किया क्योंकि उसे अभी भी उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी। इसके अलावा चेन पिंगोन जू वानहाउ के साथ अपनी दोस्ती को और गहरा करने के लिए इच्छुक था। दोनों ने कुछ और औपचारिक बातें की और फिर जल्दी से फोन काट दिया। अपना फोन एक तरफ रखते हुए चेन पिंगोन ने अपने बगल में इंतजार कर रही सुन हेतांग की ओर मुस्कुराया। मिस हेतांग, आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत मेहनत की है। क्या मुझे आपको भोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त होगा? चेन पिंगोन की बात सुनकर सन हेतांग ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है। तो हम चलते हैं। वैसे मुझे नहीं पता कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। आज आप ही तय करें। चूंकि यह मेरा फैसला है, तो क्या हम पश्चिमी खाना खाने बाहर जा सकते हैं? सन हेतांग ने मजाकिया अंदाज में कहा, मैं एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट जानती हूँ। ये काफी मशहूर है और मैंने सुना है कि वहाँ का खाना स्वादिष्ट होता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि यह बहुत महंगा है, इसलिए मैं वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन आज, श्रीमान चेन, आप इलाज कर रहे हैं। आपने खूब धन भी कमाया है, इसलिए मैं आपके साथ कोई औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर इस वेस्टर्न रेस्टोरेंट में चलते हैं, चेन पिंगोन ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। उनमें से किसी के पास भी कार नहीं थी, इसलिए उन्हें टैक्सी बुलानी पड़ी। दीदी चक्सिंग जैसी किसी चीज की बात करें तो ये हमें अगले 20 वर्षों तक देखने को नहीं मिलेगी। रेस्टोरेंट ज्यादा दूर नहीं है, कार से वहां पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगते हैं। कार से उतरने के बाद चेन पिंगोन पश्चिमी रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर पहुंची, जिसके साइनबोर्ड पर ड्रीम पेरिस लिखा हुआ था। चेन पिंगोन को अभी भी कुछ यादें थीं। उन्हें याद था कि ड्रीम पेरिस रेस्टोरेंट वाकई काफी मशहूर था। हालांकि 20 साल बाद ड्रीम पेरिस रेस्टोरेंट बंद हो गया था।
चेन पिंगोन ने अपने पिछले और वर्तमान दोनों जन्मों में पहली बार ड्रीम पेरिस रेस्तरां का दौरा किया था। दोनों रेस्तरां में दाखिल हुए और चेन पिंगान ने एक निजी कमरे का अनुरोध किया। इस समय तक न्यूनतम खर्च की आवश्यकता पहले से ही लागू थी। ड्रीम पेरिस रेस्तरां के निजी कमरों के लिए भी न्यूनतम खर्च की आवश्यकता थी। न्यूनतम खर्च 388। इस युग में इसे निश्चित रूप से उच्च स्तरीय उपभोग माना जाता है, लेकिन चेन पिंगोन के लिए अब इसका जिक्र करना भी बेकार है। सुन हेतांग ये भी जानता था कि चेन पिंगोन के पास पैसों की कमी नहीं थी। आखिरकार चेन पिंगोन अब एक अरबपति था। दोनों एक दूसरे को करीब 1 महीने से जानते हैं और एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हैं। इसलिए सुन हेतांग ने चेन पिंगोन के साथ औपचारिकता नहीं बरती और मेनू उठाकर कई ऐसे व्यंजन ऑर्डर किए जिन्हें वह सामान्यतः खरीदने की हिम्मत नहीं करती। कैवियार स्टेक एक महंगा व्यंजन है। मुझे नहीं पता कि इसका स्वाद अच्छा है या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से सस्ता नहीं है। खाना ऑर्डर करने के बाद जब वेटर चला गया, तो चेन पिंगोन ने सीधे पूछा, हेतांग बहन, क्या आपने कभी नौकरी बदलने के बारे में सोचा है? नौकरी बदलना? मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी मौजूदा नौकरी बहुत अच्छी है, और आजकल उपयुक्त नौकरियां मिलना मुश्किल है। क्या आप मुझसे ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप मुझे किसी नौकरी से परिचित कराने की योजना बना रहे हैं? सन हेतांग ने इसके जवाब में एक प्रश्न पूछा। मैं आपको एक नौकरी के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे पास अब स्टार्टअप के लिए पर्याप्त पूंजी है और मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा हूं, लेकिन मेरे पास कर्मचारियों की कमी है। मैं पिछले 1 महीने से आपको देख रहा हूं, और मुझे लगता है कि आप मेरे लिए काम करने के लिए काफी उपयुक्त हैं। यदि आप मेरे लिए काम करने को तैयार हैं, तो मूल वेतन 10,000 युआन है, बोनस और लाभ अलग से हैं, और वर्ष के अंत में एक बोनस भी मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप मेरे लिए काम करते हैं, तो आपके पास तरक्की के भरपूर अवसर होंगे। अगर आप अभी मेरे यहाँ काम करने आते हैं, तो आपको मेरी कंपनी में एक अनुभवी कर्मचारी माना जाएगा। जैसे जैसे मेरी कंपनी बड़ी होती जाएगी, आपका रुतबा और पद भी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा, चेन पिंगोन ने बहुत गंभीरता से कहा। चेन पिंगोन को यह विश्वास नहीं था कि उसकी कही हर बात झूठ थी। हालांकि वह खोखले वादे कर रहा था, लेकिन उसके वादे वास्तव में सच थे। जब सुन हेतांग ने मूल वेतन के बारे में सुना, तो वह लगभग अपनी ही लार में फंस गया। अब उसके पास एक अच्छी नौकरी है, लेकिन वो महीने में केवल 1,500 कमाती है। चेन पिंगान ने उसे 10,000 युआन का मूल वेतन दिया। महज 10,000 युआन का मूल वेतन वह प्रस्ताव ठुकरा नहीं सकती थी। इसके अलावा चेन पेयान ने उल्लेख किया कि कल्याणकारी लाभ भी हैं, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि अन्य लाभ भी हैं। सन हेतांग को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि चेन पिंगोन अभी भी खोखले वादे कर रहा था। हालांकि सन हेतांग ने चेन पिंगोन की क्षमताओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। उन्होंने महज 1 महीने में 100 मिलियन से अधिक की कमाई की। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन चेन पिंगोन ने सचमुच ऐसा कर दिखाया। तो आखिर चेन पिंगोन की क्षमताएं कितनी मजबूत हैं? सन हेतांग इसका अनुमान लगाने की हिम्मत भी नहीं करता था। अगर चेन पिंगान अपना खुद का व्यवसाय शुरू करता है, तो वास्तव में उसके सफल होने की अच्छी संभावना होगी। एक बार चेन पिंगोन का व्यवसाय सफल हो जाए, तो कंपनी के अनुभवी कर्मचारी बन चुके सन हेतांग को कम से कम उपाध्यक्ष का पद तो मिल ही जाना चाहिए। उस समय किसी बड़ी कंपनी में उपाध्यक्ष का दर्जा, पद और उनके साथ होने वाला व्यवहार आज सन हेतांग के लिए अकल्पनीय है। क्या आप जो कह रहे हैं, उस पर आपको पूरा भरोसा है? सन हेतांग ने अनिश्चितता से पूछा।
और आपको मुझसे क्या करवाना है? मुझे डर है कि मैं इसे ठीक से नहीं कर पाऊंगा। सन हेतांग को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की है। कंपनी अभी शुरू ही हुई है। फिलहाल हमारी कंपनी में आपके और मेरे अलावा कोई और नहीं है। तो आप मेरे सहायक के रूप में काम करेंगे। आपको जो करना है वह वास्तव में बहुत सरल है। मैं आपको कार्य दूंगा और आपको बस उन्हें पूरा करना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ मेरी मदद करने और छोटे मोटे काम निपटाने के बारे में है। मुझे लगता है कि आप इस तरह का काम बिना किसी समस्या के कर सकते हैं। लेकिन ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मुझे किसी पर भरोसा नहीं है तो कोई भी मेरे लिए ये काम नहीं कर सकता। इस अवधि के दौरान आपने मेरे द्वारा दिए गए हर स्टॉक ट्रेडिंग प्लान को बहुत सटीक रूप से क्रियान्वित किया। चाहे आपके मन में संदेह हो या अन्य विचार हो, आपने अपने विचारों के अनुसार कार्य नहीं किया। यही बात मुझे आप में सबसे ज्यादा पसंद है। आप जानते हैं, मेरे डिप्टी के तौर पर मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि मेरा डिप्टी चालाकी दिखाने या अहंकारी होने की कोशिश करेगा। तो क्या आपने फैसला कर लिया है? क्या आप मेरे लिए काम करना चाहते हैं? चेन पिंगोन के बोलने के बाद उन्होंने उम्मीद भरी निगाहों से सुन हेतांग की ओर देखा। सन हेतांग मुस्कुराई और बोली, मुझे इस नौकरी को ठुकराने का कोई कारण नहीं दिखता। हमारी टीम में आपका स्वागत है, आपको इसका पछतावा नहीं होगा। चेन पिंगान मुस्कुराए और सन हेतांग की ओर हाथ बढ़ाया। सुन हेतांग मुस्कुराए और चेन पिंगोन से धीरे से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जब दोनों ने हाथ मिलाया तो सन हेतांग के दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई। लेकिन जल्दी चेन पिंगोन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो अब आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं, बॉस? सन हेतांग ने पूछा। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूँ। हमें एक कंपनी पंजीकृत करनी होगी। भविष्य में इस कंपनी को हमारी मूल कंपनी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ये कंपनी केमैन द्वीप समूह में पंजीकृत है। मैं आपको कुछ नाम दूंगा, आप देख सकते हैं कि कौन सा नाम सफलतापूर्वक पंजीकृत होगा। चेन पिंगोन ने बात की। अध्याय 66, एक मोबाइल फोन दान करना। सन हेतांग, आप कब आकर मेरे लिए काम कर सकते हैं? चेन पिंगोन ने पूछा। मुझे अपने इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 1 सप्ताह का समय चाहिए। मैं जाने के बाद काम पर वापस आ सकती हूँ, सन हेतांग ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। वैसे अब से हमारा कार्यालय का पता क्या होगा? सन हेतांग ने फिर पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं किस विश्वविद्यालय में जाता हूँ। जिस विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई की है, वहीं हमारी कंपनी स्थित है। तो स्वाभाविक रूप से आप भी वहीं काम करेंगे। चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा। सुन हेतांग अवाक रह गई, लेकिन वह ये भी जानती थी कि चेन पिंगोन ने जो कहा वह सच था। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम अन्य स्थानों पर काम शुरू करने के बाद आपको हर तरह की सब्सिडी देंगे। आपको अपनी जिंदगी के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चेन पिंगोन ने जल्दी से स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि उसे डर था कि सुन हेतांग चिंतित हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ गई। सुन हेतांग ने धीरे से सिर हिलाया। दरअसल ये परिणाम उसकी उम्मीदों के अनुरूप ही था। हालांकि उसके माता पिता यहीं आसपास रहते हैं, लेकिन इससे कोई बड़ी समस्या नहीं है। आखिर उसकी मासिक तनख्वाह तो पहले से ही 10,000 से अधिक है। चेन पिंगोन ने कहा, वे संभवतः शंघाई या बीजिंग जा रहे हैं। चेन बिंगयांग ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो किस विश्वविद्यालय में जाएगा, लेकिन उसकी पहली पसंद बीजिंग और शंघाई हैं। आखिरकार इन दोनों शहरों में से एक राजनीतिक केंद्र है और दूसरा वित्तीय केंद्र है।
ये सभी शहर अपार संभावनाओं से भरे हुए हैं। बेशक चेन पिंगोन का पसंदीदा विकल्प अभी भी शंघाई ही होना चाहिए। मैं समझ गया, सन हेतांग ने धीरे से सिर हिलाया। जब वे बातें कर रहे थे तभी खाना परोसा जाने लगा। चेन पिंगान ने तुरंत कहा, चलिए काम यहीं छोड़ते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, इस भोजन का आनंद लेते हैं। ठीक है बॉस, सन हेतांग ने मुस्कुराते हुए कहा। चेन पिंगान मुस्कुराया और मन ही मन सोचने लगा, खूबसूरत महिलाओं के साथ काम करना कितना अच्छा लगता है। इस बार उन्होंने सन हेतांग को अपना सहायक नियुक्त करने का यही कारण था। आखिरकार कौन नहीं चाहेगा कि उसकी सहायक बेहद खूबसूरत हो। उनकी कार्य क्षमता को एक तरफ रख दे तो कम से कम वे देखने में तो आकर्षक हैं। चेन पिंगान को दोपहर में भी स्कूल जाना है, इसलिए इस भोजन में ज्यादा समय नहीं लगेगा। खाना खाने के बाद चेन पिंगान पास के एक मोबाइल फोन की दुकान पर गया और 2 मोबाइल फोन खरीदे। एक प्रति लिन वानजुन को और दूसरी ली मेंग्युन को दी गई। आपको सबके साथ समान व्यवहार करना होगा। स्कूल वापस आकर ली मेंग्युन कक्षा में सिर झुकाकर परीक्षा के प्रश्न लिख रही थी। चेन पिंगान ने अपना फोन ली मेंग्युन की मेज पर रखकर वहां से प्रस्थान किया। तुम क्या कर रहे हो? ली मेंग्युन ने आश्चर्य से पूछा, उसकी निगाहें मेज पर रखे फोन पर टिकी हुई थीं। ली मेंग्युन के पास अपना मोबाइल फोन भी है, लेकिन दरअसल यह उसे उसकी मां ने तब दिया था जब उसने अपना पुराना फोन फेंक दिया था। हाई स्कूल के सीनियर छात्र के लिए मोबाइल फोन होना अपने आप में काफी प्रभावशाली बात है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, उसका फोन फिर भी एक पुराना फोन था जिसे उसकी मां ने फेंक दिया था। ली मेंग्युन भी एक नया फोन लेना चाहती थी, लेकिन नए फोन की कीमत वाकई काफी ज्यादा थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं है कि वे इसे वहन नहीं कर सकते, बल्कि वे इसे खरीदने का खर्च वहन नहीं कर सकते। यह उल्लेखनीय है कि वह ली मेंग्युन को विदेश में पढ़ने के लिए भेजने में सक्षम थी, इसलिए उसके परिवार के पास पैसों की कमी बिल्कुल नहीं थी। ली मेंग्युन को ये देखकर थोड़ी हैरानी हुई कि चेन पिंगोन ने अचानक उसके सामने एक नया मोबाइल फोन रख दिया। मैंने हाल ही में कुछ पैसे कमाए, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक मोबाइल फोन खरीदा। क्या आपने यह नहीं कहा था कि आपका फोन थोड़ा पुराना है? ये तो एकदम नया मॉडल है। चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे फोन दे रहे हो? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? ली मेंग्युन ने दर्द भरी आवाज में कहा। सबसे सस्ते मोबाइल फोन की कीमत भी कम से कम 4 या 5 हजार युआन होती है, और कई परिवार साल में 4 या 5 हजार युआन की बचत नहीं कर पाते हैं। ली मेंग्युन को चेन पिंगोन के पैसों पर दया आ रही थी। मैं अब अमीर हूँ, मुझे इस थोड़े से पैसे की जरूरत नहीं है। दरअसल इस तरह का फोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं खुद एक फोन बनाऊंगा और तुम्हें तोहफे में दूंगा। चेन पिंगोन ने बड़ी गंभीरता से कहा। चेन पिंगोन जिस फोन का जिक्र कर रही थी, वह एक स्मार्टफोन था। चेन पिंगोन की योजना में स्मार्टफोन का उत्पादन करना भी शामिल था। चूंकि शाओमी सफल हो सका, इसलिए चेन पिंगोन को लगा कि वह भी सफल हो सकता है। तुम तो अपने फोन भी खुद बनाते हो। तुम तो शेख ही बघारने में वाकई माहिर हो, ली मेंग्युन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। जाहिर है उसने चेन पिंगोन की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। ली मेंग्युन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि एक दिन चेन पिंगोन सचमुच अपना वादा निभाएगा। चेन पिंगान ने वास्तव में ली मेंग्युन को एक मोबाइल फोन दिया था जिसे उन्होंने खुद बनाया था। ये फोन बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं खरीद सकती, ली मेंग्युन ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या आप वाकई इसे नहीं लेना चाहती? अगर आप इसे नहीं लेना चाहती, तो मैं फोन वापस नहीं कर सकती,
इसलिए मुझे इसे लिन वानजुन को देना पड़ेगा। चेन पिंगॉन ने बेबसी से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये फोन ऐसे ही देने की? तुम तो बड़े खर्चीले हो, इतना महंगा फोन यूं ही दे रहे हो। ली मेंग्यून ने झट से फोन छीन लिया। कोई उसे फोन देकर फिर उसे लिन वानजुन को कैसे दे सकता है? ली मेंग्यून फोन को विक्रेता को वापस लौटाए जाने को तो स्वीकार कर लेगी, लेकिन वह इसे किसी दूसरी लड़की को देने के विचार को स्वीकार नहीं कर सकती। क्लास शुरू होने वाली है, मैं अब अपनी सीट पर वापस जा रहा हूँ। बाद में बात कर लेंगे, चेन पिंगॉन ने कहा और चला गया। अपनी सीट पर वापस आकर चेन पिंगान ने अपने बगल में बैठे झांग योन को फिर से थपथपाया। मैं आपको वह पैसा दे सकता हूँ जिसका मैंने पहले वादा किया था। क्या आपको नकद चाहिए या बैंक ट्रांसफर? चेन पिंगॉन ने झांग योन से पूछा। जब वे दोनों पहले मानव तस्करों को पकड़ने गए थे, तब चेन पिंगॉन ने झांग योन को 50,000 युआन देने का वादा किया था। बाद में 50,000 युआन सीधे झांग योन को नहीं दिए गए, बल्कि चेन पिंगॉन ने इसका इस्तेमाल शेयरों में सट्टा लगाने के लिए किया। चेन पिंगॉन ने 50,000 युआन को दोगुना करके झांग योन को 100,000 युआन के रूप में वापस करने की योजना बनाई थी। ओल्ड चेन, मेरे पास बैंक कार्ड है, आप सीधे मेरे खाते में पैसे क्यों नहीं ट्रांसफर कर देते? झांग योंग ने उत्साह से कहा। वैसे, लाओ चेन, इस बार मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? झांग योंग ने फिर से पूछा, उसकी आवाज उम्मीद से भरी हुई थी। 100,000, चेन पिंगॉन ने सरल शब्दों में कहा। 1,00,000। ये सुनकर झांग योंग का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। आपको पता है, पहले ये सिर्फ 50,000 युआन था, लेकिन अब अचानक ये 100,000 युआन हो गया है। मैं इन 100,000 युआन को कैसे खर्च करूं? झांग योंग ने अतिशयोक्तिपूर्ण भाव से पूछा। लेकिन असल में वह यही सोचता है। क्या उसने इससे पहले कभी इतनी बड़ी रकम का लेन देन किया है? इसके अलावा, कीमतें अब इतनी कम हैं कि आप 100,000 युआन में बहुत सी चीजें खरीद सकते हैं। इसमें सोचने में क्या मुश्किल है? मनचाहे खाओ पियो, जो चाहो खरीदो। यह मत सोचो कि इस 100,000 युआन से तुम अमीर बन जाओगे। ये तो बस तुम्हारे रोजमर्रा के खर्चे हैं। भविष्य में जब मैं अमीर हो जाऊंगा, तब भी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, चेन पिंगॉन ने झांग योंग से सीधे कहा। अगर झांग योंग अपने 100,000 युआन का निवेश करता है, तो यह वास्तव में उपयोगी होगा। उदाहरण के लिए, आप उस 100,000 युआन का उपयोग शंघाई या बीजिंग में घर खरीदने के लिए कर सकते हैं। आप कोई भी पुराना, जर्जा घर खरीद सकते हैं और 20 साल बाद उसे आसमान छूती कीमत पर बेच सकते हैं। इसके अलावा, आप कुछ शेयर खरीद सकते हैं, जैसे कि एप्पल के शेयर। ध्यान रहे कि एप्पल के शेयर की कीमत फिलहाल 0.3 सेंट है। 2025 तक, एप्पल के शेयर की कीमत बढ़कर $230 से अधिक हो गई थी। चेन पिंगॉन एक पेशेवर स्टॉक ट्रेडर नहीं है, और उन्हें कई शेयरों की कीमतों के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्हें कुछ बड़ी कंपनियों के शेयर मूल्यों की धुंधली सी ही याद थी। पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए पैसा कमाना वास्तव में बहुत सरल है। अमीर बनने के लिए आपको केवल 1 या 2 जानकारियों में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। हालांकि, ये जानकारी उसे केवल अमीर बना सकती है, लेकिन इससे चेन पिंगॉन को व्यापारिक साम्राज्य खड़ा करने में मदद नहीं मिलेगी। चेन पिंगॉन एक व्यापारिक साम्राज्य का निर्माण कर पाएगा या नहीं, यह उसकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है।